स्वागत है एस के नोवेल यूनिवर्स में। ये वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी भी जाती है। यहां हर अध्याय एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है, कभी शक्ति से भरी, कभी रहस्यों से ढकी और कभी कल्पना से परे। हम आपको ले चलते हैं उन यात्राओं पर जहां नायकों का जन्म होता है, जहां किस्मतें बदलती है और जहां हर कदम पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। तो मन को शांत कीजिए, कल्पना को आजाद छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए जहां कहानी ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देख रहे हैं इसके नोवेल यूनिवर्स। वर्मा परिवार की सबसे मजबूत अभ्यास विधि निर्मल जल कला थी, जो कि गहन श्रेणी की निम्न कोटि की तकनीक थी जिसका अभ्यास केवल असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य ही कर सकते थे। निर्मल जल कला अपेक्षाकृत सौम्य थी, जो क्रमिक प्रगति और ठोस नींव पर जोर देती थी, लेकिन इसकी अभ्यास गति अविश्वसनीय रूप से धीमी थी। जहां तक वर्मा परिवार के साधारण सदस्यों की बात है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि संसाधन आवंटन और प्रतिभा के कारण वे केवल पीली श्रेणी की तकनीकों का ही अभ्यास कर सकते थे। ये निम्न स्तरीय तकनीकें, जो सड़क किनारे के स्टालों पर मिलती थीं, कछुए की गति से अभ्यास की जाती थीं। वर्मा परिवार के सदस्यों की सीमित उपलब्धियां इन्हीं तकनीकों के कारण थीं, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वर्मा परिवार पवनचंद्र नगर में सीमित संसाधनों वाला एक साधारण कुल था। इसलिए आर्यन ने 3 भू श्रेणी की तकनीकों का आदान प्रदान करने की योजना बनाई, जो वर्मा परिवार के लिए तैयार की गई थीं। पहले आर्यन चिंतित था कि वर्मा परिवार की मदद कैसे करे। हालांकि उसके पास कई भू श्रेणी के युद्ध कौशल और क्षमताएं थीं, वे सभी गिराए गए आइटम से प्राप्त हुए थे और स्वचालित रूप से सीख लिए गए थे, इसलिए वह उन्हें दूसरों को नहीं सिखा सकता था। हालांकि सिस्टम स्टोर से खरीदी गई तकनीकें अलग थीं। खरीदी गई तकनीकें एक पुस्तिका के रूप में होती थीं, जिसे बाहर निकालकर दूसरे उपयोग कर सकते थे। आर्यन ने तकनीक के कॉलम को कुछ देर देखा और फिर 3 भू श्रेणी की निम्न कोटि की तकनीकों का चयन किया। वह उच्च श्रेणी की तकनीकों का खर्च नहीं उठा सकता था, जिनके नाम थे प्रवाहित जल भेदी मेघ कला, अधिपति स्वर्ग पृथ्वी कला और बिजली चमक गर्जन कला। ये तीनों तकनीकें आर्यन ने नीलेश और अन्य 2 के लिए विशेष रूप से चुनी थीं, जिनकी कीमत 50 युद्धदेव मूल्य अंक प्रति तकनीक थी। कुल 150 युद्धदेव मूल्य अंक खर्च हुए। हालांकि आर्यन के पास अभी भी 45 युद्धदेव मूल्य अंक बचे थे, जो कि एक महत्वपूर्ण कमी थी, पर आर्यन को बुरा नहीं लगा। उसकी राय में वर्मा परिवार को ऊपर उठाने में सक्षम होना इन युद्धदेव मूल्य अंकों को खर्च करने के लायक था। तकनीकों का चयन करने के बाद आर्यन सिस्टम स्टोर से बाहर निकला और फिर 2 और मुकाबले किए, और इन दोनों मुकाबलों में आर्यन ने उम्मीद के मुताबिक सुर्खियों में आसानी से जीत हासिल की। हर कोई आर्यन को एक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में मानने लगा, और यहाँ तक कि धीरे धीरे योग्यता परीक्षा में पहला स्थान जीतने के लिए आर्यन की मांग बढ़ती जा रही थी और वह फनीश परीक्षक जितना ही प्रसिद्ध होने की राह पर था। हर कोई यह भी देखना चाहता था कि पवनचंद्र नगर की युवा पीढ़ी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति आर्यन है या फनीश परीक्षक। तीसरे दौर के मुकाबले का पहला दिन तनाव, आश्चर्य और खुशी में तेजी से गुजर गया। सभी ने बारी बारी से 10-10 मुकाबले किए। इस दर से योग्यता परीक्षा का तीसरा दौर शायद लगभग 5 दिनों में पूरा हो जाएगा। मुकाबले के पहले दिन के समाप्त होने के बाद परिणामों का सार संक्षेप किया गया, और आर्यन के 10 मुकाबलों में लगातार जीत के अलावा, जो अद्भुत था, वर्मा परिवार के अन्य सदस्यों के परिणाम भी बहुत चमकदार थे। 10 मुकाबलों में नीलेश ने 9 मुकाबले जीते, वैदेही ने 7 मुकाबले जीते, और यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर की श्रद्धा ने भी वैदेही से भी बेहतर प्रदर्शन किया, 8 मुकाबले जीते। चूंकि उन तीनों ने विशेषता की गोलियां ली थीं, उनकी ताकत में अद्भुत उछाल आया था और वे मौजूद 50 से अधिक उम्मीदवारों के बीच ऊपरी मध्यम स्तर तक पहुंच गए थे। बेशक अगर उन्होंने आर्यन से इतनी सारी विशेषता की गोलियां खाई होती और उनके परिणाम फिर भी बुरे आते, तो आर्यन उन्हें बख्शता नहीं। परिणामों का सार संक्षेप करने के बाद विभिन्न चर्चाओं के बीच सभी अपने अपने घरों को लौट गए, और आर्यन के वापस जाने के बाद उसने नीलेश और अन्य 2 को अपने निवास पर बुलाया। भाई आर्यन, आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? दरवाजे में प्रवेश करते ही नीलेश ने उत्साह से कहा, क्या आपने आज हमारा मुकाबला देखा? आपको नहीं पता, मैंने आज अपनी आधी ताकत का भी उपयोग नहीं किया और अन्य परिवारों के उम्मीदवार मुझसे हार गए। ताकत का यह एहसास कितना शानदार है। नीलेश की आवाज़ बहुत ऊंची थी, उसकी आवाज़ सीधे आसमान तक जा रही थी और वह बहुत उत्साहित लग रहा था। तुम किस बात से उत्साहित हो लड़के? क्या ये सब आर्यन भाई की वजह से नहीं है? अगर उन्होंने हमें वो चीज़ें नहीं दी होती, तो क्या तुम इतने मजबूत बन पाते? वैदेही ने लगभग विशेषता की गोलियों का नाम ले लिया था, लेकिन जब उसने आर्यन के इसे गुप्त रखने के अनुरोध के बारे में सोचा, तो उसने तुरंत खुद को रोका और फिर नीलेश को नाखुशी से घूरा। हाँ हाँ, बहन ने जो कहा वह सही है। ये सब मेरे भाई आर्यन की वजह से है।
और बहन भी आज बहुत शक्तिशाली थी और परिणाम बहुत अच्छे थे। नीलेश ने तुरंत तारीफ की। नीलेश की तारीफ सुनकर वैदेही खुश नहीं हुई बल्कि नाराज होने का नाटक किया और कहा, तुम बदमाश, तुम्हें मार खाने का मन कर रहा है ना? तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बहन की तारीफ कर रहा हूँ। नीलेश को बहुत बुरा लगा। कैसे नहीं, हम तीनों में मेरे परिणाम सबसे खराब हैं। यहाँ तक कि इस लड़की श्रद्धा ने भी 8 मुकाबले जीते और मैंने केवल 7 मुकाबले जीते। क्या यह मेरा मजाक नहीं है? अगर शक्तिशाली होने की बात करें तो ये लड़की श्रद्धा वास्तव में शक्तिशाली है। वैदेही ने नाखुशी से कहा। लेकिन जब श्रद्धा की बात आई तो उसे मानना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से सबसे कमजोर थी, लेकिन वह अपने से मजबूत विरोधियों को हराने में सक्षम थी, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। ओह! नीलेश अवाक रह गया और फिर श्रद्धा की ओर देखा, ये सोचते हुए कि यह छोटी लड़की आमतौर पर संस्कारी दिखती थी, लेकिन लड़ते समय वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती थी। नीलेश ने श्रद्धा के कई मुकाबले देखे थे। जैसे ही यह छोटी लड़की मंच पर जाती थी, वह इतनी क्रूर होती थी, वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती थी, जो कुछ भी शक्तिशाली होता था उसका उपयोग करती थी और अपने विरोधी को सांस लेने का मौका नहीं देती थी और मुकाबले के अंत तक पूरी ताकत से वार करती रहती थी, पूरी तरह से एक बेरसेरकर मोड में। ये वास्तव में अकल्पनीय था कि श्रद्धा, जिसकी मुस्कान आमतौर पर प्यारी होती थी और वह मीठा बोलती थी, उसके ऐसे संस्कारी दिखने के पीछे दिल में एक हिंसक छोटी शैतान छिपी हुई थी। मंच पर जाने के बाद ये छोटी शैतान अपनी तीक्ष्णता प्रकट कर देती थी। वैदेही बहन मजाक कर रही हैं, आज का मुकाबला तो बस शुरुआत है। 8 मुकाबले जीतने का कारण शायद ये हो सकता है कि श्रद्धा के विरोधी मजबूत नहीं थे और श्रद्धा ने पूरी जान लगा दी, इसलिए वह जीत पाए। भविष्य के परिणाम कैसे होंगे, इसके लिए हमें मुकाबला खत्म होने तक इंतजार करना होगा। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। भाई आर्यन, आप सही हैं। श्रद्धा यहाँ अपने संस्कारी रूप में लौट आए। उसने केवल वैदेही की बातों को सुना और विनम्रता से कहा, फिर आर्यन की ओर मुड़ी। ठीक है, यह विचार रखना अच्छा है। हमें एक ऐसी मानसिकता बनाए रखनी चाहिए कि एक गर्वित सैनिक पराजित होगा ताकि हम मजबूत होते रहें। आर्यन ने बहुत परिपक्व होने का नाटक किया और सिर हिलाया, फिर बात बदलते हुए तारीफ की, लेकिन आज तुम्हारा प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा है। इसने मेरी अपेक्षाओं को पार कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम कड़ी मेहनत करना जारी रखोगे। हम करेंगे। तीनों ने तुरंत अपना रवैया व्यक्त किया। वैसे, भाई आर्यन, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया यह अभी तक नहीं बताया। आप हमें यहाँ उपदेश देने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, है ना? नीलेश ने साफ साफ कहा। चुप रहो, तुम कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकाल सकते। आर्यन भाई ने हमें यहाँ बुलाया है, जरूर कुछ काम होगा। वैदेही ने सिखाया। ये सुनकर नीलेश तुरंत आज्ञाकारी रूप से चुप हो गया और श्रद्धा को कुछ याद आया। उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया और उसने मीठे लहजे में कहा, भाई आर्यन, क्या आप हमें फिर से कुछ अच्छी चीज़ देने वाले हैं? ये बहुत अच्छा है। भाई आर्यन फिर से तोहफे देने वाले हैं। जैसे ही उसने बात की, वह आर्यन के पास चली गई, आर्यन की बाँह पकड़ ली और खुशी से नखरे करने लगी। इस तरह से अगर आर्यन यहाँ चीज़ें देने के लिए नहीं भी आया होता तो भी वह इस नखरे के कारण उन्हें देने से मना नहीं कर पाता। नहीं, भाई आर्यन, क्या आपके पास हमें देने के लिए कुछ अच्छी चीज़ है? नीलेश ने आश्चर्य से कहा। उसके चेहरे पर तुरंत उम्मीद का भाव आ गया। जब आर्यन ने उन्हें पहले ढूंढा था तो उन्होंने उन्हें अपनी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बहुत सारी विशेषता की गोलियां दी थीं, जिसके कारण आज के अच्छे परिणाम मिले। इस बार आर्यन ने उन्हें फिर से ढूंढा, क्या उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ अच्छी चीज़ है? इस बात ने नीलेश को बहुत उत्सुक कर दिया। आर्यन ने श्रद्धा की ओर देखा, जो उसके बगल में प्यारी हरकतें कर रही थी, और असहायता में सिर हिलाया। लेकिन फिर से श्रद्धा वास्तव में काफ़ी प्यारी थी। आर्यन के यात्रा करने से पहले वह वर्मा परिवार में श्रद्धा जैसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ शायद ही कभी बातचीत करता था, क्योंकि उसे बेकार माना जाता था, इसलिए वह उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। अब जब उसने उससे बातचीत की तो वह तुरंत उसके संस्कारी और मीठे रूप से मोहित हो गया। उसकी तरह एक छोटी बहन होना वास्तव में बहुत अच्छा था। हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, आर्यन ने मुस्कान के साथ कहा। फिर अपनी आस्तीन में हाथ घुमाकर उसने अपने सिस्टम बैकपैक से 3 पुस्तिकाएं निकालीं। वाह, आपके पास वाकई में हमारे लिए तोहफे हैं, श्रद्धा ने खुशी से कहा। आर्यन, यह क्या है? वैदेही बहुत अधिक संस्कारी थी। तोहफा देखकर वह उत्साह से नहीं चिल्लाई, बल्कि तर्कसंगत रूप से आर्यन से पूछा। हाँ, आर्यन भाई, यह क्या है? क्या यह अभ्यास विधियाँ हो सकती हैं? नीलेश ने लापरवाही से अनुमान लगाया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। नीलेश के लिए केवल वही वस्तुएं जो उसकी ताकत बढ़ा सकती थीं उसे दिलचस्प लगेंगी, जैसे कि पहले वाली विशेषता की गोलियां। और स्पष्ट रूप से आर्यन के हाथ में जो था वह विशेषता की गोली नहीं थी, बल्कि एक साधारण पुस्तिका थी, इसलिए उसकी प्रारंभिक उम्मीद तुरंत कम हो गई, थोड़ा निराश हो गया।
ओह, नीलेश बहुत चालाक है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसे बाहर निकालते ही अनुमान लगा लोगे। ये सही है, यह अभ्यास विधियां हैं, आर्यन ने आश्चर्य के साथ कहा, फिर सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभ्यास विधियां निकालते ही नीलेश अनुमान लगा लेगा। नीलेश का दिमाग अभी भी काम कर रहा है। वाकई में अभ्यास विधियां। नीलेश भी चकित था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक लापरवाही भरे अनुमान से वह सही अनुमान लगा लेगा। हालांकि उसने सही अनुमान लगाया, वह बिल्कुल भी खुश नहीं हो सका, और यहाँ तक कि अधिक से अधिक निराश होता गया। अगर यह युद्ध कौशल, औषधि या कुछ और होता तो वह बेशक बहुत खुश होता, लेकिन अभ्यास विधियां। बेशक, हालांकि निराश था, नीलेश ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। आखिरकार ये वह चीज थी जो आर्यन ने उन्हें दयालुता से दी थी, इसलिए यह अभी भी एक तोहफा था। हाँ, अभ्यास विधियां। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और अभ्यास विधि की तीनों पुस्तिकाएं उन तीनों को सौंप दीं। नीलेश को अधिपति स्वर पृथ्वी कला मिली, वैदेही को प्रवाहित जल भेदी मेघ कला मिली और श्रद्धा को बिजली चमक गर्जन कला मिली। तीनों अभ्यास विधियां आर्यन ने नीलेश, वैदेही और श्रद्धा के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास विधियां ध्यान से चुनी थीं। आर्यन भाई, ये किस स्तर की अभ्यास विधि है? आप जानते हैं कि हम वर्मा परिवार की सर्वश्रेष्ठ अभ्यास विधि निर्मल जल कला का अभ्यास करते हैं, जो कि रहस्यमय श्रेणी की अभ्यास विधि है। क्या ये हो सकता है कि आपने हमें जो अभ्यास विधि दी है वह निर्मल जल कला से बेहतर है? नीलेश ने संदेह के साथ कहा, क्योंकि उसने आर्यन के हाथ से अभ्यास विधि पुस्तिका ली थी। हाँ आर्यन भाई, आपने हमें अभ्यास विधियां दी हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम अन्य अभ्यास विधियों में बदल जाएं? अगर हम बदलते हैं तो यह न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि बहुत परेशानी भरी भी होगी। वैदेही ने हिचकिचाते हुए कहा। वह कहना चाहती थी कि वह नहीं बदलना चाहती, लेकिन उसने आर्यन का ध्यान रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आर्यन वैदेही का मतलब समझ गया, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ, और न ही उसने समझाया, बल्कि मुस्कुराया और कहा, पहले एक नज़र डालो, बदलना है या नहीं यह व्यक्तिगत पसंद है। अभ्यास विधियां बदलना परेशानी भरा है, समय की बर्बादी। बस मजाक कर रहा हूँ। एक रहस्यमय श्रेणी की अभ्यास विधि को एक भू श्रेणी की अभ्यास विधि के लिए बदलना, दूसरे लोग मरने तक अभ्यास करने को तैयार होंगे, समय की बर्बादी तो दूर की बात है। वास्तविक अच्छी चीज़ों को स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती, तुम उन्हें पढ़ने के बाद समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले एक नज़र डालती हूँ, वैदेही ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन उसे अभी भी उसके हाथ में अभ्यास विधि के लिए उच्च उम्मीदें नहीं थीं। नीलेश भी अनिच्छुक था, और आर्यन ने जो अभ्यास विधि दी थी उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। केवल लड़की श्रद्धा आर्यन पर बहुत भरोसा करती थी, और उसके हाथ में अभ्यास विधि के लिए बहुत उम्मीदें थीं। और जब उन तीनों ने अभ्यास विधि की पुस्तिकाएं खोली और सामग्री देखी, तो वे सभी सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। नीलेश सबसे पहले चिल्लाया, उसके हाथ में पुस्तिका हल्की सी कांप रही थी, जैसे कि इस समय उसका मूड बहुत उत्साहित था। यह आर्यन, क्या ये वाकई में हमारे लिए है? वैदेही ने भी अपना होश खो दिया, उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे और उसकी बोली थोड़ी हकला रही थी। और श्रद्धा ने चौंकाने वाली तरह से पुस्तिका की सामग्री पढ़ने के बाद खुशी से उछल पड़ी, फिर आर्यन को गले लगाया, पैर के अंगूठों पर खड़ी हुई और आर्यन के गाल पर पॉप करके एक चुंबन दिया। चुंबन के बाद उसने खुशी से कहा, धन्यवाद आर्यन भाई, मुझे ये तोहफा बहुत पसंद है। आर्यन ने उस गाल को छुआ जिसे श्रद्धा ने चूमा था, चकित रह गया, फिर असहायता से मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा है कि तुम्हें ये पसंद आया। ये तीनों निम्न कोटि की भू श्रेणी की अभ्यास विधियां हैं, और मैंने इन्हें तुम्हारे लिए ध्यान से चुना है। ये तुम्हारे अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त हैं, इसलिए अभ्यास विधियां बदलना ज़्यादा परेशानी भरा नहीं है, इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। निम्न कोटि की भू श्रेणी। आर्यन ने अभ्यास विधि का स्तर हल्के से कहा, जैसे कि वह सड़क किनारे की पत्तागोभी हो, लेकिन नीलेश, वैदेही और श्रद्धा इसे सुनकर अत्यधिक चकित थे। अधिपति स्वर पृथ्वी कला, निम्न कोटि की भू श्रेणी की अभ्यास विधि, हे भगवान! नीलेश चिल्लाया, उसकी आंखों में आतंक भरा था। अभी सामग्री पढ़ने के बाद उसे पता चला कि इस पुस्तिका में अभ्यास विधि बहुत उन्नत थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक भू श्रेणी की अभ्यास विधि थी। आपको पता होना चाहिए, पवनचंद्र नगर में इतने सारे कुलीन परिवारों में उच्चतम स्तर की अभ्यास विधियां रहस्यमय श्रेणी की हैं, और किसी भी कुलीन परिवार के पास भू श्रेणी की अभ्यास विधियां नहीं हैं। यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी भू श्रेणी की अभ्यास विधियां बहुत दुर्लभ हैं, और केवल कुछ शक्तिशाली ताकतों और परिवारों के पास ही होंगी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन उन्हें भू श्रेणी की अभ्यास विधियां देगा, और उसने उन्हें 3 अलग अलग दी। नीलेश को अभ्यास विधि की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि सामग्री पर एक नज़र डालने से ही वह बता सकता था कि यह एक बहुत उन्नत अभ्यास विधि थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम पूरी दुनिया को बताना चाहते हो? वैदेही ने नीलेश को डांटा, फिर सीधे अपने हाथ में पुस्तिका को घूरने लगी, उसका दिल अत्यधिक उत्साहित था। प्रवाहित जल भेदी मेघ कला, यह एक निम्न कोटि की भू श्रेणी की अभ्यास विधि है।
ये हास्यास्पद है कि उसने अभी कहा था कि अभ्यास विधियां बदलना परेशानी भरा है और समय की बर्बादी है। अगर उसे पता होता कि यह एक भू श्रेणी की अभ्यास विधि है तो समय की बर्बादी तो दूर की बात है, परेशानी तो दूर की बात है, वह मरने तक अभ्यास करने को तैयार होगी। मुझे पता है कि मैंने गलती की। नीलेश ने तुरंत अपनी गलती मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर गलती मानने का कोई इरादा नहीं था, वह उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। श्रद्धा ने अभ्यास विधि पुस्तिका को कसकर गले लगाया और मीठे लहजे में आर्यन से फिर से कहा, मुझे बिजली चमक गर्जन कला बहुत पसंद है। धन्यवाद आर्यन भाई। ठीक है, तुम वापस जाकर इसका धीरे धीरे अध्ययन कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वापस आकर मुझसे पूछना। वैसे यह अभी भी पुराना नियम है, तुम्हें इस मामले के बारे में बाहरी लोगों को एक भी शब्द बताने की अनुमति नहीं है, आर्यन ने गंभीरता से निर्देश दिया। ठीक है, समझ गया, कोई समस्या नहीं, तीनों ने एक के बाद एक जवाब दिया। बोलने के बाद तीनों ने आर्यन द्वारा दी गई अभ्यास विधि की पुस्तिकाओं को छिपा दिया और फिर जल्दी से निकल गए। तीनों इतने उत्सुक लग रहे थे कि वे तुरंत अपने निवास पर वापस जाना चाहते थे, अभ्यास विधियां खोलना चाहते थे और उनका 1000 बार 10,000 बार अध्ययन करना चाहते थे। तीसरे दौर के मुकाबलों का दूसरा दिन पूरे जोरों पर था। जब से आर्यन ने थोड़ी सी ताकत का प्रदर्शन किया था तब से उसके बारे में जनता की राय बहुत बढ़ गई थी। एकदम बेकार के पूर्व लेबल को अन्य वरीयता प्राप्त दावेदारों को दी जाने वाली समान शानदार प्रशंसा से बदल दिया गया था। अगले मुकाबलों में आर्यन अभी भी बिना किसी पसीना बहाए जीतता रहा, लगातार 5 जीत सहज। कुछ विरोधियों ने तो बस अपनी सहनशक्ति बचाने के लिए हार मान ली। आज का छठा मुकाबला आर्यन को एक और वरीयता प्राप्त दावेदार यशराज परिवार के यशराज के खिलाफ था। तत्काल ही ये द्वंद्व एक विशाल दर्शक वर्ग को आकर्षित करने लगा। आर्यन, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें पहले का मौका था। कौन सोच सकता था कि तुम एक महायोद्धा हो जिसने वास्तव में सुशील को हराया। अभी जश्न मत मनाओ, तुम्हारे पास मुझे हराने का शून्य मौका है। आर्यन को अपना प्रतिद्वंद्वी देखकर यशराज की निगाहें तेज हो गईं जब उसने धीरे धीरे बात की। आर्यन ने जवाब देने की परवाह नहीं की। एक दुश्मन जिसे वह एक हाथ से गिरा सकता था शब्दों के लायक नहीं था। उसने केवल यशराज की ओर एक उंगली मोड़कर इशारा किया, बातें बंद करो और आओ। ठीक है, अब और बात नहीं, चलो हमारे मुट्ठियों और पैरों में सच्चाई देखते हैं। यशराज की आवाज़ ठंडी हो गई। इसके साथ वह आर्यन की ओर दौड़ा, 5 मीटर दूर रहते हुए ही कूद गया। उल्टा टिड्डी पैर हवा के बीच में, यशराज बगल में मुड़ा, दाहिना पैर हल्का सा मुड़ा हुआ और आर्यन पर एक स्वीपिंग किक मारी। ये वार आसमान की ओर उड़ते हुए एक टिड्डे जैसा लग रहा था, अपनी विशाल दरांती को लहराते हुए भयंकर और क्रूर। यह उड़ता टिड्डी पैर यशराज परिवार का गहन श्रेणी मध्यम कोटि का युद्ध कौशल। यशराज शुरू से ही पूरी ताकत लगा रहा है, तो सुशील परिवार के सुशील ही अकेले नहीं है जिसने अपने कुल की अंतिम कला में महारत हासिल की। यशराज ने भी अपनी कला सीखी। पवन चंद्र नगर आज प्रतिभाओं को जन्म दे रहा है। प्रभावशाली लगता है आर्यन एक कठिन मुकाबले के लिए तैयार है। कठिन मुकाबला। आर्यन ने सुशील को आसानी से हराया। यशराज लगभग उसी स्तर का है, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मूर्ख, तुम नहीं समझते। आर्यन इसलिए जीता क्योंकि उसने अपनी ताकत छिपाई थी और सुशील लापरवाह हो गया था। उचित तैयारी के साथ आर्यन को यह इतना आसान नहीं होता। निष्पक्ष बात है, चलो देखते हैं, हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि कौन मजबूत है। ... उद्धरण चिन्ह। यशराज को अपने कुल के सबसे मजबूत युद्ध कौशल से शुरुआत करते देखकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बेशक अब तक किसी ने भी आर्यन को छोटा करने की हिम्मत नहीं की और न ही कोई सुनिश्चित कर सकता था कि यह गहन श्रेणी कौशल उसे चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही यशराज का पैर आया, आर्यन हिल गया। मध्यम मुष्टि विराम। उसने चिल्लाया, दाहिना हाथ भींचा हुआ, चेहरा गंभीर जब उसने किक का सामना करने के लिए मुक्का मारा। ईमानदारी से कहूं तो आर्यन स्थिर खड़ा रह सकता था, किक का इंतजार कर सकता था, फिर लापरवाही से पलटवार करके भी यशराज को कुचल सकता था। इसके बजाय उसने गंभीर और पूरी ताकत लगाने का नाटक किया। वास्तव में उसने ताकत की एक परत का भी उपयोग नहीं किया था, मुक्का बस एक सादा मुक्का था। वह अभिनय कर रहा था। अगर वह एक उंगली झटकारता और यशराज को हरा देता तो पवन चंद्र नगर को झटका बहुत बड़ा होगा, जिससे उसकी ताकत छिपाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। एक ही वार में फैसला। आर्यन भी पूरी ताकत लगा रहा है। वाह, पहली बार उसे वार करते हुए देखा, उसकी आभा भयानक है। अद्भुत, दोनों ही। कौन जीतेगा? मैं यशराज को कहता हूँ, उसके पास पहल है और पैर कौशल साधारण गहन श्रेणी युद्ध कौशल से अधिक मजबूत होते हैं। मैं भी यशराज को चुनता हूँ, वह एक प्रसिद्ध वरीयता प्राप्त दावेदार है, उसकी ताकत सिद्ध है। मुझे लगता है कि आर्यन जीतेगा। ... उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही दोनों टकरा गए। धमाका, एक जोरदार टक्कर और एक आकृति हवा में उड़ गई। वह यशराज था। आर्यन का मुक्का यशराज के पैर से मिला। अगले ही पल यशराज ने नियंत्रण खो दिया और पीछे की ओर भागा। वह नीचे गिरने से पहले मंच से बाहर उड़ गया।
मुंह से खून का एक घूंट निकला और वह बेहोश हो गया। आर्यन जीत गया। वाह! हर कोई जानता था कि आर्यन ने एक बार सुशील के गहन श्रेणी कौशल को पकड़ा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जबरदस्त होगा। एक ही वार से उसने यशराज, एक वरीयता प्राप्त महायोद्धा को हरा दिया था। ऐसी ताकत बस चौंकाने वाली थी। दर्शक जंगली हो गए, हर जगह बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि आर्यन खुद भी जम गया। उसने ताकत की केवल एक परत का उपयोग किया था, एक परत से बहुत कम, फिर भी ऐसा चौंकाने वाला परिणाम दिया। जैसे ही उसका मुक्का लगा था, उसने तो खींच भी लिया था, फिर भी यशराज को हवा में उड़ा दिया। उसने पहले कुछ आदान प्रदान करने की योजना बनाई थी, फिर यशराज को हराना था। अभिनय अब एक विकल्प नहीं था। उसे वास्तव में दोष नहीं दिया जा सकता था। वह अभी युद्ध सम्राट में उन्नत हुआ था और उसने अपनी शक्ति का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया था, और उसका साधारण दिखने वाला मुक्का एक सामान्य मुक्के से 10 गुना अधिक मजबूत था। आखिरकार उसकी मुष्टि तकनीक बुनियादी से मध्यम तक बढ़ गई थी, यहाँ तक कि एक साधारण मुक्के में भी पुरानी ताकत का कई गुना अधिक बल था। परिणाम ने उसे चौंका दिया। लेकिन चलो ठीक है। भीड़ की दंग चर्चा के बीच वह मंच से नीचे उतरा। नीलेश का मुकाबला देखने का इरादा था, लेकिन महसूस किया कि एक हत्यारी निगाह उसे भेद रही है। आश्चर्य है कि कौन उससे इतनी नफरत कर सकता है। आर्यन मुड़ा और उसने मुक्ति को देखा। इस समय मुक्ति आर्यन को ऐसी आंखों से घूर रही थी जो मार सकती थी, जैसे कि वह उसे 10,000 टुकड़ों में काटना चाहती हो। अगर निगाहें मार सकती तो आर्यन अब तक 10,000 बार मर चुका होता। ओह! आर्यन ने अपने सिर के पीछे रगड़ा, ये सोचते हुए कि उसने इस लड़की को उकसाया नहीं था। उसने मुक्ति को 3 साल के लिए अपनी नौकरानी बनने की शर्त लगाने के लिए धोखा दिया था, लेकिन ये केवल दास्ता थी। कपड़े उतारने या उसके साथ सोने के बारे में कुछ भी नहीं था। निश्चित रूप से इसके लिए रक्तपात की आवश्यकता नहीं थी। क्या वह बहुत दूर चला गया था? कुछ पंक्तियां बुदबुदाने के बाद उसने फिर से देखा। मुक्ति पहले ही मुड़कर चली गई थी। आर्यन ने असहाय मुस्कान दी और नीलेश के मंच की ओर उसका मुकाबला देखने के लिए आगे बढ़ा। सभी विशेषताओं की गोलियां लेने के बाद नीलेश की ताकत उत्कृष्ट हो गई थी। हालांकि अभी तक महायोद्धा नहीं था, वह पहले ही एक से मुकाबला कर सकता था। वह सभी परीक्षार्थियों के बीच मजबूती से 6ठे स्थान पर था, ठीक 5 वरीयता प्राप्त महायोद्धाओं के पीछे। नीलेश के सामने इस समय फिनिश परिवार का एक सदस्य था, जिसका स्तर नीलेश के बराबर 9 सितारा योद्धा मास्टर था, लेकिन उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। नीलेश कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। केवल 20 चालों के बाद नीलेश के मुक्के ने उसे मंच से बाहर कर दिया। ये दर्शाता है कि नीलेश अब कितना शक्तिशाली है। एकमात्र कमी उसका स्तर थोड़ा कम होना है। हालांकि एक बार जब नीलेश आर्यन द्वारा दी गई पृथ्वी रैंक की अभ्यास तकनीक का अभ्यास कर लेगा, तो भविष्य में उसके अभ्यास की गति तेज हो जाएगी। इसके बाद आर्यन ने वैदेही और श्रद्धा के मुकाबले भी देखे। उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा, खासकर श्रद्धा का। उसका स्तर कम था, लेकिन वह अपने से कई स्तर ऊंचे विरोधियों के विरुद्ध भी जीत हासिल करने में सक्षम थी। इससे आर्यन को सचमुच आश्चर्य हुआ। नीलेश ने पहले कहा था कि श्रद्धा दोमुखी है, लेकिन आर्यन ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था और उसे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन श्रद्धा की प्रतियोगिता देखने के बाद उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया। श्रद्धा का रूप मीठा है, लेकिन वह सचमुच अपने दिल में एक छोटी शैतान छुपाती है। लड़ते समय वह बहुत हिंसक हो जाती है। समय गर्मा-गर्म प्रतियोगिता के साथ दिन प्रतिदिन बीतता गया और तीसरे दौर के 5वें दिन यह आखिरकार समाप्त होने जा रहा था। और वर्मा परिवार के परिणाम भी अत्यंत प्रभावशाली रहे। आर्यन ने 40 मुकाबलों में से 40 में जीत हासिल की। उसका कोई भी विरोधी नहीं था, जिससे सभी दंग रह गए। नीलेश ने 38 मुकाबले जीते और केवल 2 हारे। वह 2 मुकाबले मुक्ति और फनीश नयात से हारा। वे दोनों बहुत मजबूत थे और नीलेश ने अभी तक महायोद्धा के स्तर पर उन्नति नहीं की थी, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन खुशी की बात यह थी कि नीलेश ने सुशील को हरा दिया। जब से सुशील आर्यन से हारा था, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बाद में नीलेश का सामना करते समय उसका प्रदर्शन और भी असामान्य था और नीलेश को जीत हासिल करने का मौका मिल गया। वैदेही ने भी 30 मुकाबले जीते, जो एक अच्छा प्रदर्शन था। श्रद्धा वैदेही से थोड़ी बेहतर थी, उसने 34 मुकाबले जीते। ये कहना होगा कि इस छोटी लड़की का प्रदर्शन वास्तव में आर्यन की अपेक्षाओं से अधिक था। प्रतियोगिता के इन 4 दिनों में वर्मा परिवार चारों दिशाओं में फला फूला, जिससे हरिहरन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस साल आपका वर्मा परिवार अच्छा कर रहा है। न केवल आर्यन एक प्रतिभा के रूप में उभरा है, बल्कि नीलेश, वैदेही और श्रद्धा जैसी छोटी प्रतिभाएं भी हैं। ऐसा लगता है कि आपका वर्मा परिवार अब प्रसिद्धि की ओर बढ़ने वाला है। ऊंचे मंच पर एक अन्य परिवार के मुखिया ने वर्मा परिवार के परिणामों को देखा और आश्चर्यचकित होकर हरिहरन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अब वहां उपस्थित सभी परिवार प्रमुख देख सकते थे कि वर्मा परिवार का अच्छा समय आ रहा था। आर्यन, नीलेश, वैदेही और श्रद्धा, जो स्तर में कम लेकिन बेहद लचीली थी, सभी के शानदार परिणाम थे। कहाँ
हरिहरन ने प्रशंसा के सामने बस मुस्कुराया और सिर हिलाया, बहुत विनम्रता के साथ। वास्तव में वह अच्छी तरह से जानते थे कि वर्मा परिवार वास्तव में प्रसिद्धि की ओर बढ़ने वाला था, लेकिन उनके वर्मा परिवार को प्रसिद्धि की ओर ले जाने वाला यह नहीं था कि उनके पास कितने उत्कृष्ट युवा थे, बल्कि आर्यन जैसे अमानवीय प्रतिभा का अस्तित्व था। आज योग्यता परीक्षा के तीसरे और अंतिम दौर का 5वां दिन है। आज योग्यता परीक्षा समाप्त हो जाएगी और आज आर्यन का सामना अंतिम 2 मुख्य खिलाड़ियों मुक्ति और फनीश नयात से होगा। यह एक संयोग था कि आर्यन का सामना पिछले कुछ दिनों की प्रतियोगिता में उनसे नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पश्चिम क्षेत्र ने जानबूझकर उसे उनसे अंत में मिलवाया, जिसका उद्देश्य सबसे रोमांचक हिस्से को अंत के लिए छोड़ना था। आर्यन की उनके साथ होने वाली प्रतियोगिता पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। हालांकि जैसे ही आज की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, पवनचंद्र नगर में विशेष मेहमानों का एक समूह आया। इस समूह का नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कर रहा था, जिसका स्वभाव बहुत ही कुलीन था, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे लगभग 20 युवा कतार में खड़े थे। सभी पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थियों की उम्र के आसपास थे। इन युवाओं में से प्रत्येक के चेहरे पर अहंकार का भाव था। पहुंचने के बाद उनकी आंखें पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थियों पर घूमी। उनकी आंखें अनादर से भरी थीं, जैसे कि वे पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थियों को नीचा देखते हों। वरिष्ठ भाई शुभ, आप यहाँ क्यों? सम्राट वर्मा ने दल का नेतृत्व कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचाना और तुरंत ऊंचे मंच से उतरकर प्रतियोगिता स्थल पर उनका स्वागत करने गए। सम्राट वर्मा इस व्यक्ति शुभ को जानते थे, जो देव विजय नगर के शुभ परिवार से थे। सम्राट वर्मा की तरह वह भी पश्चिम क्षेत्र के आंतरिक महल के एक मुख्य शिष्य थे और उनकी ताकत सम्राट वर्मा से थोड़ी अधिक थी, इसलिए सम्राट वर्मा को उन्हें वरिष्ठ भाई कहना पड़ा। हालांकि सम्राट वर्मा को शुभ को यहाँ देखकर काफी भ्रम हुआ, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था, शुभ को भी अन्य शहरों में मुख्य परीक्षक के रूप में परीक्षा की निगरानी के लिए भेजा गया होगा। तार्किक रूप से उनके पास यहाँ आने का समय नहीं होना चाहिए। उन्हें पता नहीं था कि वह इस समय पवनचंद्र नगर क्यों आए और इतने सारे लोगों को अपने साथ लाए। क्या मैं नहीं आ सकता? मैं तो बस कनिष्ठ भाई सम्राट को देखने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवनचंद्र नगर ने अभी तक परीक्षा समाप्त नहीं की है। हमने तो पवन उत्सव नगर में बहुत पहले ही परीक्षा समाप्त कर दी है। शुभ ने पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थियों की दिशा में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, योग्यता परीक्षा थोड़ी देर से शुरू हुई थी, इसलिए अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आज आखिरी दिन है। ओह, क्या वरिष्ठ भाई के पीछे ये लोग पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थी हैं? सम्राट वर्मा ने जवाब दिया, फिर शुभ के पीछे खड़े युवाओं को देखा और पूछा, हाँ, वे इस साल पवन उत्सव नगर द्वारा चुने गए 20 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने जगहें हासिल की हैं। कैसा है, क्या वे उत्कृष्ट हैं? शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखें भी संतुष्टि से भर गईं जब उन्होंने अपने पीछे खड़े युवाओं के समूह को देखा, और पवन उत्सव नगर के मुख्य परीक्षक शुभ को अपना परिचय देते देखकर उन युवाओं ने भी अपने सिर ऊंचे कर लिए और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाया। उत्कृष्ट, इन 2 शब्दों को सुनकर सम्राट वर्मा को अपने दिल में काफी अजीब लगा। वह देख सकते थे कि शुभ द्वारा लाए गए लोगों के समूह में महायोद्धा या उससे ऊपर की ताकत वाले लगभग 10 खिलाड़ी थे। ये संख्या पवनचंद्र नगर से अधिक है। इसके अलावा उनमें सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी ने 5 सितारा महायोद्धा का स्तर भी हासिल कर लिया है। अगर आर्यन नहीं होता तो उस खिलाड़ी की ताकत से वह पवनचंद्र नगर के सभी खिलाड़ियों को पूरी तरह से कुचल सकता था। इसलिए अगर आप उत्कृष्ट कहना चाहते हैं तो यह वास्तव में काफी उत्कृष्ट है। लेकिन उनके पवनचंद्र नगर में आर्यन है। भले ही पवन उत्सव नगर के खिलाड़ी अधिक उत्कृष्ट हों, वे एक आर्यन से मुकाबला नहीं कर सकते। अब सम्राट वर्मा को यह भी पता चल गया कि शुभ इन लोगों को यहाँ किस लिए लाए थे। दिखावा करने के लिए, नग्न रूप से दिखावा करने के लिए। बूढ़ा लोमड़ी। हालांकि कभी कभी बूढ़े लोमड़ियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। वे काफी उत्कृष्ट हैं। सम्राट वर्मा ने बेमन से हाँ में सिर हिलाया। आपका क्या हाल है? आपने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? क्या आपके दिल में पहले से ही कोई सूची है? शुभ ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, मानो वह सम्राट वर्मा से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हों। हमारे पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थी ठीक कर रहे हैं, बस पास होने लायक। आज शीर्ष 20 का फैसला किया जाएगा। मेरे दिल में पहले से ही एक मोटी सूची है। सम्राट वर्मा ने जवाब दिया। उनका लहजा बहुत विनम्र था। क्या ऐसा है? चूंकि कनिष्ठ भाई सम्राट के दिल में पहले से ही एक सूची है, तो जगहों का मामला मूल रूप से तय हो गया है। प्रवेश परीक्षा से पहले दोनों पक्षों के परीक्षार्थियों की एक प्रतियोगिता क्यों न हो जाए। आइए देखें कि इस साल पवनचंद्र नगर के परीक्षार्थी अधिक उत्कृष्ट हैं या हमारे पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थी अधिक उत्कृष्ट। शुभ ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई, सम्राट वर्मा की ओर चारा फेंका। एक प्रतियोगिता, देखें कि कौन अधिक उत्कृष्ट है। सम्राट वर्मा ने एक अजीब सा भाव दिखाया। वह आखिरकार समझ गए कि बूढ़ा लोमड़ी शुभ आज यहाँ किस लिए आया था। वह केवल पवन उत्सव नगर की ताकत का दिखावा करने के लिए नहीं आया था,
वह ये दिखाने के लिए एक मुकाबला भी चाहता था कि उनका पवन उत्सव नगर कितना दुर्जय था। अगर आर्यन नहीं होता तो पवन चंद्र नगर की वर्तमान ताकत के साथ वे वास्तव में पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों द्वारा एक वास्तविक लड़ाई में कुचले जा सकते थे, और पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थी शायद बाद में सिर उठाने लायक भी शर्मिंदा हो जाते। भविष्य में प्रवेश परीक्षा में भाग लेते समय वे शायद आत्मविश्वास भी खो देते और बुरी तरह से बाहर हो जाते। अगर पवन चंद्र नगर का एक भी परीक्षार्थी पश्चिम महल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता तो सम्राट वर्मा खुद अंततः मजाक का पात्र बन जाते। इसके अलावा शुभ लोगों का एक बड़ा समूह लेकर आए थे और आक्रामक तरीके से कार्य कर रहे थे। सम्राट वर्मा मना नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो दूसरे कहते कि सम्राट वर्मा डर गए थे और पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थी पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों से कमजोर थे। अगर ऐसी बातें फैलती तो न केवल पवन चंद्र नगर पूरी तरह से अपनी इज्जत खो देता, बल्कि सम्राट वर्मा के पास भी कोई इज्जत नहीं बचती। ये कहा जाना चाहिए कि बूढ़ा लोमड़ी शुभ जाल बिछाने में बहुत माहिर था। सतह पर वह आपसे हंसते हुए बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे चालाकी से साजिश कर रहा था, आपको मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक था। हालांकि कभी कभी जो लोग दूसरों को मजाक बनते देखने आते हैं वे खुद ही मजाक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए शुभ, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि पवन चंद्र नगर के वर्मा परिवार के भीतर एक परीक्षार्थी आर्यन था जो उनसे भी ज्यादा मजबूत था। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद वह उन्हें उकसाने के लिए यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, भले ही उनकी जान चली जाती, है ना। सम्राट वर्मा मन ही मन बहुत खुश हुए। वह वास्तव में शुभ के प्रस्ताव पर सहमत होना चाहते थे, लेकिन शुभ को कुछ भी गलत महसूस न हो इसके लिए उन्होंने झिझकने का नाटक किया और कहा, ठीक है, हमारी योग्यता परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। हम परीक्षा समाप्त होने के बाद मुकाबला क्यों न करें? किसका इंतजार? हालांकि आपकी पवन चंद्र नगर की योग्यता परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, क्या आपके दिमाग में पहले से ही कोई सूची नहीं है? बस अपनी मानसिक सूची के उम्मीदवारों को मुकाबले के लिए भेज दें। क्या हुआ? क्या कनिष्ठ भाई सम्राट को पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थियों पर आत्मविश्वास की कमी है? शुभ ने फिर पूछा, मैं पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थियों पर आत्मविश्वास की कमी क्यों रखूंगा? सम्राट वर्मा ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थियों की ओर देखा, विशेष रूप से आर्यन की ओर देखते हुए एक पल के लिए सोचा, दांत पीसे और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो एक मुकाबला करते हैं। लेकिन आज की परीक्षा की प्रगति को प्रभावित न करने के लिए हम केवल 5 मुकाबले ही कर सकते हैं। ठीक है, 5 मुकाबले ही सही। हम दोनों अपने 5 सबसे उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को मुकाबले के लिए भेजेंगे। मुकाबले खत्म होते ही हम चले जाएंगे, इसलिए यह आपकी परीक्षा की प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा। शुभ ने भी सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, मैं अब व्यवस्था करने जाता हूँ, सम्राट वर्मा ने कहा, मुड़ते हुए तैयारी करने के लिए तैयार। इस समय शुभ ने उन्हें आवाज दी, रुको कनिष्ठ भाई सम्राट। क्या है वरिष्ठ भाई शुभ? सम्राट वर्मा ने संदेह से शुभ की ओर देखा, ये सोचकर कि बूढ़ा लोमड़ी क्या नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। कनिष्ठ भाई सम्राट, सिर्फ मुकाबला करना उबाऊ है। हम एक पुरस्कार के लिए जुआ क्यों न खेलें? शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरस्कार? वरिष्ठ भाई शुभ पुरस्कार के रूप में क्या उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? सम्राट वर्मा ने पूछा। शुभ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ पलटा, पता नहीं कहाँ से एक पिच काली बनियान निकाली और कहा, ये। जब सम्राट वर्मा ने इसे देखा तो वह तुरंत आश्चर्य से चिल्लाए, ये क्या? ये पृथ्वी रैंक का निम्न श्रेणी का रक्षात्मक वस्तु ब्लैक सिल्क कवच है। बिल्कुल, कनिष्ठ भाई सम्राट निश्चित रूप से माल को जानते हैं। शुभ हंसे, उनकी निगाहें उनके हाथ में काली बनियान को देखते हुए अत्यधिक गर्व से भरी थीं। उस वस्तु को प्राप्त करना तब आसान नहीं था। उन्होंने इसे पुरस्कार के रूप में क्यों निकाला, इसका कारण केवल सम्राट वर्मा को जाल में फंसाना था। उनका वास्तव में इसे सम्राट वर्मा को देने का इरादा नहीं था। वरिष्ठ भाई शुभ, इस खजाने के कवच को पुरस्कार के रूप में उपयोग करना, क्या दांव थोड़ा बहुत ऊंचा नहीं है? सम्राट वर्मा ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उन्होंने ये कहा, सम्राट वर्मा आंतरिक रूप से उत्साहित थे। ये व्यावहारिक रूप से एक मुफ्त उपहार था। शुभ मूर्खता से इसे सीधे उनके द्वार तक पहुंचा रहे थे, वह खुश क्यों नहीं होंगे? हालांकि सम्राट वर्मा ने एक गंभीर चेहरा बनाए रखा, शुभ के साथ कदम दर कदम सहयोग करते रहे। मैंने कहा कि यह सिर्फ एक पुरस्कार है। आपका क्या मतलब है कि दांव बहुत ऊंचा है? ये सिर्फ एक पृथ्वी रैंक का रक्षात्मक कवच है। इसके अलावा कनिष्ठ भाई सम्राट, आप इसे जीत भी नहीं सकते हैं, शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ भाई शुभ, आप हमारे पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थियों को नीचा देख रहे हैं। सम्राट वर्मा ने उकसावे का नाटक करते हुए कहा। ठीक है, मैं इस बाजी को स्वीकार करता हूँ। वरिष्ठ भाई शुभ द्वारा लगाए गए दांव के मूल्य से मेल खाने के लिए मैं भी दांव के रूप में एक पृथ्वी रैंक की वस्तु का उपयोग करूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपना हाथ पलटा और पता नहीं कहां से एक धधकती लाल कटार निकाली।
इस कटार को देखकर शुभ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, मैंने सुना था कि कनिष्ठ भाई सम्राट के पास एक पृथ्वी रैंक की निम्न श्रेणी की रक्तपिपासु कटार है जो अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे इसे देखने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज अंततः इसे देखूंगा, ये वास्तव में सुंदर है। जब से सम्राट वर्मा ने कटार निकाली थी, शुभ की आंखें उस पर से नहीं हटी थीं। ये स्पष्ट था कि शुभ इस कटार को कितना हासिल करना चाहते थे, तो वह इस कटार के पीछे थे। शुभ के शब्दों को सुनकर सम्राट वर्मा तुरंत समझ गए। पृथ्वी रैंक के हथियार अत्यंत दुर्लभ थे और सम्राट वर्मा के पास मौजूद एकमात्र पृथ्वी रैंक का हथियार यह कटार ही थी। शुभ को ये खबर जरूर मिली होगी, यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर एक पृथ्वी रैंक की रक्षात्मक वस्तु निकाली, जिसका उद्देश्य सम्राट वर्मा को इस कटार को दांव के रूप में उपयोग करने के लिए लुभाना था। कितनी चतुर साजिश! अगर आर्यन यहाँ नहीं होता तो इस पृथ्वी रैंक की कटार को शायद इस बूढ़े लोमड़ी ने धोखा देकर छीन लिया होता। लेकिन उनके लिए बुरा है। सम्राट वर्मा मन ही मन हंसे। इस बीच शुभ भी अपने दिल में चुपके से हंस रहे थे। उनका लक्ष्य वास्तव में ये रक्तपिपासु कटार ही थी। वह इतनी दूर क्यों आते, परीक्षार्थियों के एक समूह को चुनौती देने के लिए क्यों लाते? शुभ ने एक बार संयोग से सम्राट वर्मा की कटार देखी थी और तब से वह इसके प्रति आसक्त हो गए थे। खाने या सोने में असमर्थ थे, इसे हासिल करने के लिए बेताब थे। लेकिन चूंकि वे दोनों पश्चिम महल से थे, वह इसे खुलेआम चुरा नहीं सकते थे, है ना? और इसे सीधे मांगना तो और भी मुश्किल था। वे संबंधित नहीं थे तो सम्राट वर्मा इसे उन्हें क्यों देते? इस प्रकार शुभ ने अपना दिमाग लगाया, अंततः इस अवसर को पाकर एक जाल बिछाया और सम्राट वर्मा को कटार को दांव के रूप में उपयोग करने के लिए फुसलाया। ये देखकर कि सम्राट वर्मा ने वास्तव में चारा ले लिया था, शुभ बहुत खुश हुए। शुभ के विचार से ये रक्तपिपासु कटार पहले से ही उनकी थी। आखिरकार शुभ का मानना था कि सम्राट वर्मा उन्हें हरा नहीं सकते। नहीं, बल्कि उनका मानना था कि पवन चंद्र नगर के परीक्षार्थी पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों के खिलाफ नहीं जीत सकते, क्योंकि इस साल पवन उत्सव नगर ने एक असाधारण व्यक्ति को जन्म दिया था। दोनों ने दांव पर सहमति व्यक्त की और नियम बनाए, फिर तैयारी के लिए वापस चले गए। थोड़ी देर बाद पवन उत्सव नगर ने 5 परीक्षार्थियों का चयन किया और पवन चंद्र नगर ने भी 5 परीक्षार्थियों का चयन किया। पवन चंद्र नगर के 5 परीक्षार्थी थे आर्यन, यशराज, मुक्ति, फनीश नया और नीलेश। आखिरी चयनित उम्मीदवार आश्चर्यजनक रूप से सुशील नहीं था, जिसके पास महायोद्धा की ताकत थी, बल्कि नीलेश था, जो केवल एक 9 सितारा योद्धा मास्टर था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। हालांकि भले ही लड़ने वाला 5वां व्यक्ति नीलेश था, सभी को कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार सुशील पहले नीलेश से हार चुका था, इसलिए नीलेश द्वारा लड़ाई में उसकी जगह लेने में कोई समस्या नहीं थी। दोनों पक्षों द्वारा अपने प्रतिभागियों का चयन करने के बाद सम्राट वर्मा ऊंचे मंच पर खड़े हो गए। चूंकि लोगों के एक समूह के आने के कारण योग्यता परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई थी, पवन चंद्र नगर के उपस्थित सभी दर्शकों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, इसलिए सम्राट वर्मा को बाहर आकर सभी को समझाना पड़ा। ऊंचे मंच पर चढ़ने के बाद सम्राट वर्मा ने एक योद्धा राजा की ताकत का उपयोग किया और जोर से कहा, विभिन्न परिवारों के प्रतिष्ठित शिष्यों, पवन चंद्र नगर के नागरिकों, सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि आप उत्सुक होंगे कि योग्यता परीक्षा क्यों स्थगित की गई। यहाँ मैं आप सभी को समझाना और सूचित करना चाहता हूँ। योग्यता परीक्षा से पहले हमने आप सभी की आंखों को संतुष्ट करने के लिए एक और द्वंद्व जोड़ने का फैसला किया। ये द्वंद्व योग्यता परीक्षा से भी अधिक रोमांचक होगा। वह ये है, इस योग्यता परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे उत्कृष्ट उम्मीदवार एक अन्य शहर के उत्कृष्ट उम्मीदवारों के साथ एक मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान करेंगे। वाह! सम्राट वर्मा के शब्दों को सुनकर पवन चंद्र नगर के दर्शकों ने चिल्लाया और चर्चा की। मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान? क्या हम अन्य शहरों के उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं? क्या वह दल अभी अन्य शहरों के उम्मीदवार थे? मैं सोच रहा था कि युवाओं का एक समूह यहाँ क्यों आया। हो, चूंकि वे अन्य शहरों के उम्मीदवार हैं, तो वे परीक्षा क्यों नहीं देते और इसके बजाय यहाँ क्यों आते हैं? आपको ये पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे पवन चंद्र नगर की योग्यता परीक्षा दूसरों से 2 दिन बाद है, इसलिए अन्य पहले ही समाप्त कर चुके हैं। यहाँ आने वाले ये लोग योग्यता कोटा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार होने चाहिए। मैंने गिना, ठीक 20 युवा हैं और योग्यता कोटा भी 20 है, इसलिए ये सही होना चाहिए। युवाओं के उस समूह के सामने खड़े व्यक्ति अन्य शहरों के मुख्य परीक्षक होने चाहिए, है ना? हमारे मुख्य परीक्षक के समान आभा, बहुत कुलीन। अरे, आप इस साल हमारे उम्मीदवारों की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे अन्य शहरों के प्रतिभाओं द्वारा दबाए जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साल हमारी कक्षा में कई मजबूत लोग सामने आए हैं। न केवल फनिश परिवार, यशराज परिवार, मुक्ति परिवार और सुशील परिवार ने अच्छी ताकत वाले कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है, बल्कि वर्मा परिवार ने भी कई उल्लेखनीय हस्तियों को जन्म दिया है। हाँ, हमारे पास आर्यन और फनीश नया हैं। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ।
मुझे उम्मीद है कि हमारे पवन चंद्र नगर के परिवारों के शिष्य अन्य शहरों के उम्मीदवारों को हरा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार किस शहर से हैं। शांत शांत हो जाओ। सम्राट वर्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे दबाया, सभी को शांत होने का संकेत दिया। सभी के शांत होने के बाद उन्होंने अपने दाहिनी ओर पवन उत्सव नगर के उम्मीदवारों की ओर इशारा किया और कहा, मेरे दाहिनी ओर वे कुलीन हैं जो हमारे पवन चंद्र नगर के साथ प्रतिस्पर्धा करने आए हैं। वे पवन उत्सव नगर से हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें पवन उत्सव नगर के उम्मीदवार सुनकर सभी कुछ सेकंड के लिए रुक गए और किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल कुछ सेकंड के बाद बिखरी हुई तालियां बजीं, जो काफी ऊपरी मन से लग रही थीं। इसके अलावा सभी के चेहरे धीरे धीरे बहुत बदसूरत हो गए। वे पवन उत्सव नगर के उम्मीदवारों का बहुत स्वागत नहीं करते थे। दर्शकों में तो यहाँ तक गपशप भी होने लगी। धिक्कार है, मैं सोच रहा था कि किस शहर के उम्मीदवारों को यहाँ आने का समय मिलेगा। ये पता चला कि यह पवन उत्सव नगर है। ये हमारे ठीक बगल में है। धिक्कार है, मुझे पवन उत्सव नगर के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। स्वागत, मैं तुम्हारी माँ का स्वागत करता हूँ। मुझे भी उनसे नफरत है। मुझे याद है कि मैं वहाँ कारोबार करता था और उनके गुंडों ने मुझे पीटा था। वे हमसे प्रतिस्पर्धा करने आए हैं। क्या ये जानबूझकर नहीं होगा? क्या उनका उद्देश्य हमें चुनौती देना है? ये वास्तव में संभव है। उनके इरादे निश्चित रूप से बुरे हैं। हमें चुनौती देने आए हैं। मुझे लगता है कि वे मौत को दावत दे रहे हैं। हमारे पवन चंद्र नगर के उम्मीदवार निश्चित रूप से उन्हें इतना पीटेंगे कि वे अपनी मां को भी नहीं पहचानेंगे। पवन उत्सव नगर का नाश हो। पवन चंद्र नगर के उम्मीदवारों का समर्थन करो। पवन चंद्र नगर का समर्थन करो। उन बेशर्म कमीनों को पीट पीट कर मार डालो। सभी उत्साहित थे और अधिक से अधिक उत्तेजित हो गए। दोनों शहरों के बीच बहुत शिकायतें थीं और लोगों के बीच एक प्रवृत्ति बन गई है। वैसे भी कोई भी पक्ष दूसरे पर ध्यान नहीं देता है। शुभ के साथ चुनौती देने के लिए आए पवन उत्सव नगर के उम्मीदवारों ने अपने गर्वित सिर ऊंचे किए और चुपचाप खड़े रहे। पवन चंद्र नगर के लोगों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में अनादर और तिरस्कार का भाव था, जैसे कि वे पवन चंद्र नगर के लोगों को बहुत नीचा देखते हों और उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहते हों। इससे पवन चंद्र नगर के दर्शक और भी जोर से चिल्लाने लगे। सम्राट वर्मा बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका ऐसा परिणाम होगा और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवन चंद्र नगर के लोग पवन उत्सव नगर को इतनी जोर से डांटेंगे। इस समय पश्चिम क्षेत्र शाखा के प्रमुख जुबिन ने बगल से समझाया, वरिष्ठ भाई सम्राट, पवन चंद्र नगर और पवन उत्सव नगर के बीच हमेशा से शिकायतें रही हैं, इसलिए सभी की पवन उत्सव नगर के बारे में अच्छी राय नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यही प्रतिक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ भाई मुझे क्षमा कर देंगे। ठीक है, सम्राट वर्मा ने सिर हिलाया। यह उनकी गलती थी कि उन्होंने दोनों शहरों के बीच की शिकायतों के बारे में अधिक नहीं सीखा। अगर उन्हें इस शिकायत के बारे में पता होता तो उन्होंने ये घोषणा नहीं की होती कि यह कौन सा शहर था। हालांकि सम्राट वर्मा ने शुभ के स्थान पर देखा और पाया कि शुभ को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी इसकी परवाह नहीं की और जोर से कहा, इस आदान प्रदान में प्रत्येक शहर से 5 लोग होंगे, एक के बाद एक मुकाबला, जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह से हार न जाए। अब कृपया पवन चंद्र नगर से आर्यन, नीलेश, मुक्ति, फनीश नया और यशराज आगे आएं। आप लड़ाई में पवन चंद्र नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनकर आर्यन और अन्य 5 खड़े हो गए। सम्राट वर्मा ने जारी रखा, पवन उत्सव नगर से ललित, खुशबू, फतेह, बलदेव और कैजर, कृपया आप भी आगे आएं। आप लड़ाई में पवन उत्सव नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनकर पवन उत्सव नगर के उम्मीदवार भी खड़े हो गए। दोनों पक्षों के उम्मीदवारों का चयन बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए सभी को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी के खड़े होने के बाद सम्राट वर्मा ने बहुत ही गंभीर भाव से उनसे कहा, ये सिर्फ एक आदान प्रदान है, कृपया बिंदु पर रुकें और कभी भी जान को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा चाहे वह किसी भी शहर का उम्मीदवार हो, मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगा। सभी सहमत हो गए। सम्राट वर्मा के बात समाप्त करने के बाद वह ऊंचे मंच से नीचे उतरे और शुभ के पास आए और पूछा, वरिष्ठ भाई, मुझे नहीं पता कि पहले कौन खेलेगा। मुझे परवाह नहीं है, बस सबसे कमजोर वाले को पहले खेलने के लिए भेजें। शुभ ने बहुत लापरवाही से कहा और फिर पवन उत्सव नगर के 5 लोगों में से एक बड़े आदमी से कहा, फतेह, तुम पहले जाओ। ये सुनकर फतेह ने बिना कुछ कहे रिंग पर छलांग लगा दी और फिर आर्यन के पक्ष की ओर देखा। आर्यन और अन्य 5 को बहुत ही तिरस्कार भरी नजर से स्कैन किया। धिक्कार है, कितना अहंकारी। फतेह की आंखों को देखकर नीलेश बहुत नाराज हुआ। वह भी आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना वाला व्यक्ति था। उसे कभी इस तरह की आंखों से कब स्कैन किया गया है? मेरा इंतजार करो, मैं मंच पर जाकर उसे हराऊंगा। यशराज ने भी बहुत नाखुशी से कहा। बस कचरा। फनीश नया ने भी यही कहा।
शुभ की ओर से अपने उम्मीदवार को भेजने के बाद सम्राट वर्मा ने भी एक पल सोचा, फिर यशराज से कहा, यशराज तुम पहले जाओ। जी। यशराज का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसने उत्तर दिया और फिर अखाड़े में कूद गया। वह बहुत पहले से ही फतेह से अप्रसन्न था और अब मंच पर जाकर फतेह को सबक सिखाने का मौका मिलना बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। ये तो यशराज ने मोर्चा संभाला, लेकिन ये भी अपेक्षित है, वह पवन उत्सव नगर के हमारे 5 प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, इसलिए उसे लड़ने के लिए भेजना स्वाभाविक ही है। यह एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। मैं सचमुच ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि यशराज पवन उत्सव नगर के लोगों को सुअ जैसा कैसे पीटता है। यशराज एक 2 सितारा महायोद्धा है ना? हमारे पवन उत्सव नगर में केवल कुछ ही लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, उसे भेजना निश्चित रूप से जीत की गारंटी है। यशराज, जाओ, पवन उत्सव नगर के उन सुअरों को पछाड़ दो। यशराज, जाओ, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। दर्शकों ने जब देखा कि लड़ने वाला पहला व्यक्ति यशराज है तो उनके चेहरे तुरंत शांत हो गए, उन्हें लगा कि यह प्रतियोगिता पक्की है। कई लोगों ने तो यशराज के लिए जोर जोर से जयकार भी की। आखिरकार ये घरेलू मैदान था और यशराज को बहुत प्रोत्साहन मिला। असंख्य जयकारों और नजरों के बीच यशराज अखाड़े में कदम रखा और फिर उसने फतेह से घमंड से कहा, तुम्हारा नाम फतेह है ना? मेरा नाम यशराज है, कृपया इस नाम को याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे पवन उत्सव नगर को कम आंकने की क्या कीमत होती है। मेरी हारने वालों के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फतेह ने उदासीनता से जवाब दिया। इस समय उसने यशराज की ओर देखा भी नहीं, पूरी तरह से यशराज के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। तुम, ये सुनकर यशराज ने माथे पर बल डाला, फतेह को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घमंडी रवैये से मेल खाएगी, आओ मुझे दिखाओ कि तुम किस लायक हो। बोलने के बाद उसने अपने हाथ फैलाए, एक घुटना मोड़कर बैठा और लड़ने की मुद्रा बना ली। इस तैयारी की अवस्था में वह अब फतेह से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन फतेह इस समय तिरस्कारपूर्वक हंसा, तुम्हारे साथ निपटने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक उंगली का झटका काफी होगा। जैसे ही वह बोला, फतेह भी ठंडे लहजे में मुस्कुराया और फिर उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी ऊंचाई 1.9 मीटर थी, पूरे शरीर पर अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां थीं, जो औसत वयस्क से भी ज्यादा मजबूत थीं। खड़े होने पर वह एक बैल की तरह मजबूत था, लेकिन जब चलता था तो उसकी हरकतें एक बाघ की तरह तेज थीं। जिस तरह से वह दूसरों की ओर भागा, वह भयंकर था और एक तीखी आभा लिए हुए था जिससे हर किसी को ठंडक महसूस हुई। दर्शकों ने जब फतेह को इस तरह देखा तो उनके शरीर अनैच्छिक रूप से थोड़ा कांप उठे, मानो उन्हें डर हो कि फतेह उनकी ओर न दौड़ पड़े। बस कुछ ही छलांगों में फतेह यशराज के सामने पहुंच गया। जैसे ही वह यशराज से टकराने वाला था, उसने एक हाथ बढ़ाया और लापरवाही से यशराज की ओर मुक्का मारा। ऐसा लगा कि उसने कोई कौशल इस्तेमाल ही नहीं किया। चलते समय गति तो अच्छी थी, लेकिन मुक्का इतना लापरवाह, इसका क्या मतलब था? सभी को बेहद आश्चर्य हुआ। अच्छा, हालांकि ऐसे मुक्के से मुझसे निपटने की कोशिश करना थोड़ा हास्यास्पद है, फतेह के मुक्के को देखकर यशराज ने तिरस्कारपूर्वक कहा और फिर उसने भी उसका सामना करने के लिए एक कदम बढ़ाया। तेज चमक लात। शुरुआत से ही यशराज ने यश परिवार के गूढ़ श्रेणी के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन किया। वह फतेह को कोई मौका नहीं देगा। फतेह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था, उसका लक्ष्य बस इस प्रतियोगिता को जीतना था। आखिरकार फतेह का रवैया अभी बहुत घमंडी था, उसे एक ही वार में हराकर ही वह अपने दिल के गुस्से को शांत कर सकता था। यशराज हवा में उछला, उसका शरीर बगल में था, उसका दाहिना पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था और फिर उसने फतेह के आते हुए मुक्के की ओर लात मारी। इस समय यशराज एक भयानक टिड्डे में बदल गया था और ये लात एक तेज विशाल दरांती की तरह थी जो दुश्मन की ओर तेजी से कट रही थी, जो काफी भयानक लग रहा था। जैसे ही यशराज ने लात मारी, एक शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी जो चारों ओर तेजी से फैल गई, जिससे थोड़ी कम ताकत वाले लोगों को ठंडक महसूस हुई। धमाका, धूम, मुक्का और पैर आपस में टकराए, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई। फतेह का लापरवाह मुक्का, यशराज का गूढ़ श्रेणी का मार्शल कौशल लात, दोनों ने बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया। तर्क के अनुसार यदि दोनों आमने सामने टकराते तो यशराज के गूढ़ श्रेणी के मार्शल कौशल को थोड़ा फायदा होना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल यशराज का शरीर बेकाबू होकर बाहर उड़ गया। बाहर उड़ने के बीच हवा में उसने एक मुंह खून थूका जो पूरे अखाड़े में बिखर गया, जब तक कि वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया, गंभीर रूप से घायल लग रहा था। उस स्थिति में वह शायद आज की योग्यता परीक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। यह ऊंचे मंच पर बैठे उच्च स्तरीय परिवार के सदस्य सब दंग रह गए, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यशराज फतेह के एक वार का भी सामना नहीं कर पाएगा। बस एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया गया।
इसके अलावा फतेह ने किसी भी मार्शल कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, और जब यशराज एक बूढ़ श्रेणी के मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर रहा था तब भी वह यशराज को एक ही वार में हरा सका। ये तो बस चौंकाने वाला था। क्या पवन उत्सव नगर के उम्मीदवार सच में इतने मजबूत हैं? हैरानी में पश्चिम क्षेत्र के कुछ रेफरी जल्दी से यशराज की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़े। ये पुष्टि करने के बाद कि यशराज का जीवन खतरे में नहीं है, उन्होंने फतेह की जीत की घोषणा कर दी। पहले मैच में पवन उत्सव नगर के फतेह ने जीत हासिल की। इसके अलावा उसने पवन उत्सव नगर के यशराज को हराने के लिए केवल एक ही वार का इस्तेमाल किया। वाह! दर्शक चौंक गए और उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। पवन उत्सव नगर के 5 प्रमुख खिलाड़ियों में से एक को पवन उत्सव नगर के एक अज्ञात खिलाड़ी ने एक ही वार में हरा दिया। क्या यह मजाक था? अन्य शहरों से हारना एक बात थी, लेकिन पवन उत्सव नगर से हारना, जिसके साथ अनगिनत झगड़े थे, पवन उत्सव नगर के लोगों के लिए और भी अस्वीकार्य था। इसलिए इस समय दर्शक बहुत दुखी थे। कुछ ने यशराज को शाप दिया और उससे भी ज्यादा ने फतेह को शाप दिया। अंतहीन बहस करते रहे। हम अज्ञानी लोगों का समूह, तुम्हारे पवन उत्सव नगर के उम्मीदवार इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। विजय ने इस समय पवन उत्सव नगर के दर्शकों को तिरस्कार से देखा और फिर जोर से कहा। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, स्पष्ट रूप से पवन उत्सव नगर के दर्शकों को सुनाने के लिए जानबूझकर कहा गया था। तुरंत दर्शकों में विस्फोट हो गया। मैं तुम्हारी माँ को चो दूं, तुम किसे अज्ञानी कह रहे हो? तुम पवन उत्सव नगर के कुत्ते के बच्चे, तुम निश्चित रूप से भयानक मौत मरोगे। अगर तुमने यशराज के खिलाफ जीत भी हासिल कर ली तो क्या? हमारे पास अभी भी फनीश और आर्यन हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो उनके खिलाफ जीत हासिल करो। साले, अगर पवन उत्सव नगर का कोई भी उम्मीदवार बाद में इस कुत्ते के बच्चे के खिलाफ जीत हासिल करता है तो मेरे परिवार की शराब की दुकान सभी को मुफ्त में पे देगी। मेरे परिवार का रेस्तरां भी मुफ्त होगा। मेरे परिवार की मांस की दुकान भी मुफ्त होगी, जब तक तुम इस कुत्ते के बच्चे के खिलाफ जीत हासिल करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अज्ञानी कहने की? पवन उत्सव नगर के उम्मीदवार भी बहुत दुखी थे जब उन्होंने फतेह के मजाक भरे शब्द सुने। हालांकि उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि फतेह में वह ताकत थी। यहाँ तक कि यशराज, जो एक महायोद्धा था, उसे भी एक ही वार में हराया जा सकता था। ये उम्मीदवार केवल दूसरों को भोजन पहुंचा सकते थे, उसके एक उंगली को भी नहीं हरा सकते थे। सम्राट वर्मा ने माथे पर बल डाला। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यशराज इतनी जल्दी हार जाएगा। ये परीक्षार्थी जिसका नाम विजय है, वह मजबूत है, लेकिन उसका स्तर यशराज के स्तर से केवल एक स्तर ऊपर है। यशराज एक 2 सितारा महायोद्धा है और विजय एक 3 सितारा महायोद्धा है। तर्क के अनुसार भले ही यशराज जीत न पाता, उसे इतनी बुरी तरह से हारना नहीं चाहिए था। उसे एक मौके से कैसे हराया जा सकता था? ये वास्तव में अजीब है। लेकिन चूंकि वह पहले ही हार चुका है, सम्राट वर्मा ने इस पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और आर्यन और अन्य की दिशा में चिल्लाया, नीलेश, तुम इस दौर में जाओ। भले ही नीलेश केवल एक 9 सितारा योद्धा है, उसकी युद्ध शक्ति एक महायोद्धा परीक्षार्थी से कम नहीं है। इसलिए ताकत के अनुसार निम्न से उच्च तक व्यवस्था करते हुए सम्राट वर्मा ने नीलेश को मंच पर जाने के लिए चुना। जी। सम्राट वर्मा का आदेश सुनकर नीलेश ने जवाब दिया और फिर अखाड़े में कूदना चाहा। इस समय आर्यन ने नीलेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे रोक दिया। क्या हुआ? नीलेश ने आर्यन की ओर मुड़कर देखा, यह न समझते हुए कि आर्यन ने उसे क्यों रोका। आर्यन मुस्कुराया और नीलेश के कान में फुसफुसाया, आमने सामने मत लड़ना, उसके साथ घूमते हुए लड़ना। ये सुनकर नीलेश उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने आर्यन को सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आर्यन भाई की बात सुनूंगा। बोलने के बाद वह अखाड़े में कूद गया। अरे, वर्मा परिवार का नीलेश क्यों है? वह मंच पर क्या कर रहा है? इस समय तो फनीश या आर्यन को भेजना चाहिए। मुख्य परीक्षक ने नीलेश को पवन उत्सव नगर के इस कुत्ते के बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। क्या ये पागलपन नहीं है? नीलेश उसे हरा नहीं पाएगा। मुझे भी यही लगता है, यहाँ तक कि यशराज भी उसका विरोधी नहीं है। नीलेश का ऊपर जाना बेकार है। धिक्कार है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सचमुच अपने पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों को उस असभ्य कुत्ते के बच्चे को सबक सिखाते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस, मैं इस मैच में इसे नहीं देख पाऊंगा। इतना निराशावादी मत बनो, नीलेश भी एक अच्छा खिलाड़ी है और उसकी ताकत भी मान्यता प्राप्त है, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। नीलेश, जाओ। नीलेश के पवन उत्सव नगर से अगला खिलाड़ी होने पर दर्शकों ने फिर से शिकायत की, लेकिन आखिरकार वे पवन उत्सव नगर के लिए अपना चेहरा नहीं खो सकते थे, इसलिए उन्होंने नीलेश के लिए जोर जोर से जयकार की। तुम अभी अभी एक मैच लड़े हो, क्या तुम्हें आराम करने की जरूरत है? अखाड़े पर कदम रखते हुए नीलेश ने फतेह की ओर देखा और गंभीरता से कहा। ये सुनकर फतेह ने तिरस्कारपूर्वक हंसा और घमंड से कहा, तुम पवन उत्सव नगर के नौसिखियों से निपटने के लिए मुझे बिल्कुल भी आराम करने की जरूरत नहीं है। और अभी वह यश नाम का क्या था? उसे हराना इतना आसान था कि मैंने वार्म अप भी नहीं किया।
तुम बच्चे का शरीर तो उससे भी कमज़ोर है, मुझे लगता है कि तुम्हें बस मंच से उतर जाना चाहिए, कहीं मैं तुम्हें एक बार में अपंग न कर दूं। नीलेश भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। दूसरे पक्ष का तिरस्कार देखकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बोला, चूंकि तुम्हें आराम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यह मत कहना कि हम तुम्हें बारी बारी से लड़कर धमका रहे हैं। आओ मुझे देखने दो कि पवन उत्सव नगर के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली हैं। हे, तो मैं आ रहा हूँ बच्चे। फतेह मुस्कुराया और फिर, जैसे उसने यशराज का सामना किया था, तेजी से नीलेश की ओर दौड़ा। उसने सब कुछ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और एक सीधी रेखा में नीलेश की ओर दौड़ा। गति बहुत तेज थी, और जब नीलेश ने फतेह को चलते हुए देखा तो वह भी चला। चूंकि उसने आर्यन के निर्देशों को सुना था, नीलेश वहीं खड़ा नहीं रहा और फतेह से आमने सामने नहीं लड़ा। जिस क्षण फतेह चला, उसका शरीर भी बेहद तेजी से चला। इसके अलावा वह फतेह की दिशा में नहीं गया, बल्कि दाहिनी ओर दौड़ा, जो फतेह का बगल था। नीलेश की हरकतों को देखकर फतेह ने माथे पर बल डाला और उसका चेहरा उतर गया। हालांकि ये प्रतिक्रिया क्षणभंगुर थी और जल्दी से फतेह द्वारा छिपा दी गई। भले ही नीलेश इस समय दाहिनी ओर दौड़ा, फतेह का शरीर अभी भी एक सीधी रेखा में आगे बढ़ा, रुकने का कोई रुझान नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में नीलेश ने दिशा बदल दी और फतेह एक सीधी रेखा में नीलेश की ओर दौड़ा, तो वह निश्चित रूप से नीलेश पर हमला नहीं कर सकता था, उसे भी दिशा बदलनी होगी। हालांकि फतेह ने दिशा नहीं बदली और अभी भी एक ऐसी दिशा की ओर दौड़ा जहां कोई नहीं था, जो थोड़ा अजीब लगा। इस खोज ने तुरंत नीलेश की आंखें चमका दी और वह समझ गया कि आर्यन क्यों चाहता था कि वह फतेह के साथ घूमते हुए लड़े। पत्थर तोड़ मुष्टि। नीलेश फतेह के बगल में मुड़ा, तुरंत एक अवसर पाया और फतेह को मुक्का मारा। चूंकि उसने बहुत सारी विशेषता गोलियां खाई थीं और खेती की विधि धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी, नीलेश की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी और उसकी ताकत अब वह नहीं थी जो पहले थी। यहाँ तक कि एक महायोद्धा भी एक मुक्के की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा पत्थर तोड़ मुष्टि भी एक बूढ़ स्तरीय मार्शल कौशल है। हालांकि यह वर्मा परिवार का सबसे मजबूत मार्शल कौशल नहीं है, इसकी शक्ति भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए इस समय एक मुक्का आया और फतेह के लिए खतरा अभी भी बहुत बड़ा था। सामान्य परिस्थितियों में फतेह की गति इतनी तेज थी, आर्यन की ओर दौड़ने में केवल एक पलक झपकने से भी कम समय लगा। यह मुक्का, जब तक वह चकमा देना चाहता था, उसे आसानी से चकमा देना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, फतेह एक मूर्ख की तरह था। नीलेश के बगल के हमले का सामना करते हुए वह अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से पिछली दिशा की ओर दौड़ा, मानो वह रुक नहीं सकता था। फतेह ने नीलेश का मुक्का देखा और उसकी आंखों में स्पष्ट घबराहट दिखाई दी, लेकिन वह बस विरोध नहीं कर सका। धमाका। नीलेश का मुक्का आसानी से फतेह से टकराया, उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। यह क्या हो रहा है? यह दृश्य परिचित लगता है। यह ऐसा है जैसे आर्यन ने पहले किसी को मंच से फेंक दिया था। यह इतना नकली है। हाँ, वह फतेह एक अभिनेता लगता है। अभी जो हुआ वह अभिनय की तरह क्यों लग रहा है? कौन परवाह करता है कि वह एक अभिनेता है? नीलेश का मुक्का अभी इतना ताज़ा था, मुझे देखकर मज़ा आया। हाँ, जब तक हम इस कुत्ते के बच्चे को हरा सकते हैं और उसे वश में कर सकते हैं, कुछ भी ठीक है। लड़ो, उसे पीट पीट कर मार डालो। सभी ने अनजाने में देखा, यह न समझते हुए कि नीलेश ने यह कैसे किया और न ही यह समझते हुए कि फतेह अचानक मूर्ख क्यों बन गया। वह हमलों से चकमा भी नहीं दे सका। हालांकि भले ही सभी नहीं समझे, वे बहुत खुश थे क्योंकि नीलेश ने फतेह को मुक्का मारा। ताज़ा, तुम्हें शानदार बनने दो, तुम्हें ढोंग करने दो, अब तुम्हें सज़ा मिल गई है। ऊंचे मंच पर सम्राट वर्मा ने भी नीलेश को सिर हिलाया। अपने दिल में बहुत संतुष्ट थे और उन्हें फतेह के इस तरह होने के बारे में भी एक मोटा अनुमान था। ऐसा नहीं है कि फतेह अभिनय कर रहा है, बल्कि फतेह सचमुच रुक नहीं सकता है। फतेह का स्तर यशराज से केवल एक स्तर ऊपर क्यों है, लेकिन वह यशराज से कई गुना ज्यादा ताकत क्यों दिखा सकता है? इसका कारण ये होना चाहिए कि उसने एक विशेष मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, और यह मार्शल कौशल केवल एक सीधी रेखा में हमला कर सकता है और मुड़ नहीं सकता। तुम्हारा शिष्य बुरा नहीं है, लेकिन अगर वह फतेह के खिलाफ जीतना चाहता है तो उसकी ताकत अभी भी थोड़ी कम है। नीलेश को फतेह पर हमला करते हुए देखकर शुभ ने सम्राट वर्मा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। नीलेश द्वारा फतेह के दांव को समझ लेने पर वह नाराज नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके चेहरे पर अभी भी वही आत्मविश्वास और शांत भाव था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके अलावा शुभ फतेह के बारे में बहुत आशावादी लग रहा था। क्या ऐसा है? तो मुझे इस परीक्षार्थी फतेह की ताकत देखनी होगी, सम्राट वर्मा ने बेफिक्री से कहा। भले ही नीलेश इस फतेह के खिलाफ जीत पाता या नहीं, आर्यन अंत में उनका समर्थन करने के लिए वहां होगा, इसलिए सम्राट वर्मा बहुत निश्चिंत थे। बस उन्हें एक आकस्मिक मैच लड़ने दो, वैसे भी वे अंततः आर्यन से हार जाएंगे। इंतजार करो और देखो। शुभ मुस्कुराया। उसे पता नहीं था कि सम्राट वर्मा इस समय क्या सोच रहे थे, इसलिए वह अभी भी आत्मसंतुष्ट था, ये सोचकर कि उसकी तरफ की ताकत पवन उत्सव नगर की तुलना में बहुत अधिक थी।
इस समय फतेह, जिसे नीलेश ने दूर धकेल दिया था, जमीन से उठकर खड़ा हुआ और क्रूरता से कहा, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जरूर मरने के लिए बेताब हो। हालांकि योग्यता परीक्षा अखाड़े पर हत्या की अनुमति नहीं है, मैं तुम्हें दर्द शब्द का मतलब बताऊंगा। बोलने के बाद फतेह ने अपनी गर्दन मरोड़ी, अपने शरीर से धूल झाड़ी और फिर नीलेश की ओर फिर से दौड़ा। तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारे पास जो भी कौशल हैं उनका उपयोग करो, बजाय इसके कि तुम अपनी जुबान पर निर्भर रहो। नीलेश ने भी पलटवार किया। फतेह को दौड़ते हुए देखकर उसका शरीर हिल गया। वह फतेह के दांव को तोड़ने के लिए पहले की तरह फतेह के बगल से निकलना चाहता था, लेकिन इस बार अलग था। जैसे ही नीलेश का शरीर हिला और दूर नहीं भागा था, फतेह ने वास्तव में दिशा बदल दी। उसने अपना शरीर झुकाया और एक दिशा में मुड़ गया, नीलेश का पीछा करना जारी रखा। इस बार यह सीधी रेखा नहीं थी। नीलेश ने माथे पर बल डाला, लड़ने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार एक महायोद्धा से लड़ना कोई लापरवाह काम नहीं था, और ऐसा लगा कि फतेह पिछले फतेह से अलग था। नीलेश ने ध्यान केंद्रित किया, अपना पूरा दिमाग इस प्रतियोगिता में लगाया, खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया और इच्छाहीनता की स्थिति में पहुंच गया। फिर जिस क्षण फतेह दौड़ा, नीलेश पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, एक मुट्ठी कसी और फतेह की ओर मुक्का मारा। पत्थर तोड़ मुष्टि, नीलेश जोर से चिल्लाया, अपना भयंकर मुक्का बाहर निकाला। पत्थर तोड़ मुष्टि, वर्मा परिवार का निम्न श्रेणी का गूढ़ स्तर का मार्शल कौशल। ये बिल्कुल वैसा ही मुक्का था जैसा पहले था, लेकिन इस बार नीलेश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस मुक्के की शक्ति पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। नीलेश खुद समझता था कि फतेह का स्तर उससे बहुत ऊंचा था। पिछले शक्तिशाली मुक्के ने उसे केवल जमीन पर गिराया था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए अगर वह इस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता तो जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब फतेह नीलेश की ओर दौड़ा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलेश चकमा देने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि पहले हमला करेगा, सीधे उसका सामना करेगा। इस अचानक बदलाव ने फतेह को चकित कर दिया और उसका हमला थोड़ा धीमा हो गया, जिससे नीलेश को ऊपरी हाथ मिल गया। इससे पहले कि फतेह हमला कर पाता, नीलेश का मुक्का पहले ही फतेह के चेहरे पर जोर से लगा। जब फतेह ने प्रतिक्रिया दी और हमला करने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। अगर फतेह इस समय नीलेश की तरह एक योद्धा होता, या यहाँ तक कि एक साधारण 1 या 2 सितारा महायोद्धा होता, तो नीलेश के भयंकर मुक्के से उसे नीचे गिराया जा सकता था। लेकिन फतेह एक 3 सितारा महायोद्धा था और उसकी ठोस शक्ति नीलेश की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इस समय शक्तिशाली स्तर का फायदा प्रदर्शित हुआ। भले ही फतेह ने धीमी प्रतिक्रिया दी और नीलेश से टकराने का सबसे अच्छा समय गंवा दिया, जब नीलेश का मुक्का आया, फतेह अभी भी अपनी शक्तिशाली ताकत से अपने शरीर को जबरदस्ती घुमाने में सक्षम था। नीलेश के पूरे बल के मुक्के से चकमा दे रहा था। इसके तुरंत बाद घुमाव की जड़ता का उपयोग करते हुए फतेह ने अपने शरीर को 90 डिग्री घुमाया, नीलेश से दूर होकर, और फिर अपनी बांह मोड़कर अपनी कोहनी से पीछे नीलेश पर भयंकर प्रहार किया। यह कोहनी का वार बेहद तेज और निर्बाध था। फतेह के चकमा देने से लेकर नीलेश की ओर पीट करके अपनी कोहनी से पलटवार करने तक इसमें केवल पलक झपकने जितना समय लगा। गति का पूरा सेट सहज और स्वाभाविक था, बिना किसी असंगति के। ये देखा जा सकता था कि फतेह की ठोस शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। खतरे को महसूस करते हुए नीलेश की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने बचाव के लिए अपनी मुट्ठी वापस ले ली। उसने अपने हाथ एक साथ रखे, हथेलियां आगे की ओर, और फतेह के कोहनी के वार का विरोध करने के लिए उन्हें अपनी छाती के सामने तेजी से रोक दिया। धमाका! फतेह का कोहनी का वार नीलेश के हाथों से टकराया और शक्तिशाली बल ने नीलेश को 5 या 6 कदम पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह मुश्किल से अपनी मुद्रा को स्थिर कर पाया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सफल वार के बाद फतेह नीलेश को सांस लेने का मौका कैसे दे सकता था? जब नीलेश पीछे हटा तो उसने पीछा किया और फिर बार बार नीलेश पर मुक्का मारा, नीलेश को केवल चकमा देने के लिए मजबूर किया। फतेह ने बेहद तेजी से मुक्का मारा और उसने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया। ये बस ऐसा ही एक साधारण मुक्का था, लेकिन इसने एक बड़ी गति पैदा की। एक समय के लिए नीलेश दब गया और उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं था, स्तर का दमन बहुत बड़ा था। धमाका! अज्ञात संख्या में मुक्कों और चालों के बाद नीलेश आखिरकार टिक नहीं पाया और फतेह द्वारा उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। फिर वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। रेफरी तुरंत नीलेश की चोटों की जांच करने के लिए मंच पर गया। ये पता लगाने के बाद कि नीलेश का जीवन खतरे में नहीं था और वह केवल बेहोश हुआ था, उसने मैच के परिणाम की घोषणा की। फतेह जीत गया। लगातार 2 गेम जीतने से पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों का हौसला बहुत बढ़ गया, जिससे वे और भी अहंकारी हो गए। पवन उत्सव नगर के मूर्खों, क्या तुमने देखा? ये तुम्हारा तथाकथित प्रतिभाशाली है। इस तरह का प्रतिभाशाली केवल जमीन पर लेटकर गंदगी खा सकता है। इतना कमजोर। फतेह हमारे 5 प्रमुख खिलाड़ियों में से सिर्फ सबसे कमजोर है और वह तुम्हें रौंद सकता है।
ऐसा लगता है कि पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों की ताकत बस इतनी ही है। हाँ, मैं कुछ विशेषज्ञों के बाहर आने और प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सब नौसिखिए थे। शाप दो, शाप देते रहो। क्या तुम अभी जोर से शाप नहीं दे रहे थे? कचरा पवन उत्सव नगर, तुम अभी भी इस तरह से हमसे पवन उत्सव नगर से लड़ना चाहते हो? मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि पवन उत्सव नगर में इन मूर्खों के चेहरे पर कैसे भाव होंगे जब फतेह लगातार 5 जीत हासिल करेगा। क्या वे इतने बदसूरत नहीं होंगे जैसे उन्होंने कुत्ते की गंदगी खा ली हो? हा, पवन उत्सव नगर और ज्यादा कचरा होता जा रहा है। पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों की आवाजें बहुत तेज थीं, मानो वे पवन उत्सव नगर के सभी लोगों को सुनाने के लिए कह रहे हों। उनका अहंकार बस असहनीय था। हालांकि पश्चिम क्षेत्र के लोगों के मौजूद होने के कारण किसी ने भी इतना ढीठ होने की हिम्मत नहीं की। वे लड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे शाप दे सकते थे। तुरंत पवन उत्सव नगर के लोगों ने एक बार फिर अपनी लार से पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों को डुबो दिया, उन्हें पूरी तरह से शाप दिया। मगर जितना अधिक पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों को अपमानित किया गया, वे उतने ही अधिक प्रसन्न हुए। वे पवन नगर के लोगों को लगातार अज्ञानी कहते रहे, जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा। हालांकि जब उनके पवन नगर के परीक्षार्थी जीत ही नहीं पा रहे थे, तो वे कर भी क्या सकते थे? सबसे अधिक निराशाजनक बात पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों का उपहास नहीं थी, बल्कि यह थी कि उनके अपने परीक्षार्थी जीत नहीं पा रहे थे। यही सबसे उदास करने वाला हिस्सा था। अगर वे जीत जाते तो पवन उत्सव नगर के लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि वे जुबान खोलें। हालांकि वह फतेह वास्तव में शक्तिशाली था, उसने अपनी विस्फोटक शक्ति से यशराज को और अपनी शुद्ध शक्ति से नीलेश को पराजित कर दिया था। सभी सोच रहे थे कि क्या फनीश परीक्षार्थी मुक्ति और आर्यन फतेह को हरा सकते हैं। ये वह प्रश्न था जिसकी चिंता इस समय पवन नगर के सभी लोगों को सता रही थी, क्योंकि यह पवन नगर की प्रतिष्ठा का सवाल था। वे और हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर वे फिर से हार गए तो पवन नगर के लोग सिर उठाकर किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर वे इस फतेह से 1 बनाम 5 के मुकाबले में हार गए तो भविष्य में पवन नगर के लोग दूसरों का सामना कैसे करेंगे? पश्चिम क्षेत्र में पवन नगर के परीक्षार्थियों की क्या जगह बचेगी? इसलिए चाहे कुछ भी हो, फनीश परीक्षार्थी मुक्ति और आर्यन को आगे आना ही था। इसी क्षण मुक्ति अखाड़े में प्रवेश हुई। मुक्ति एक लड़की थी और वह अत्यंत सुंदर और दिव्य थी, जिसके अनगिनत समर्थक थे। इसलिए उसके मैदान में उतरते ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई और पवन नगर के सभी लोग उससे उत्साहित हो गए, उनकी उदासी दूर हो गई। उनका मानना था कि मुक्ति निश्चित रूप से उस बदमाश फतेह को हरा देगी। आखिरकार मुक्ति की ताकत पवन नगर में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी और उसने 40 में से केवल एक ही मुकाबला हारा था। वह मुकाबला उसने फनीश परीक्षार्थी से हारा था, जिसे नंबर 1 परीक्षार्थी माना जाता था, आर्यन के अपनी ताकत बताने से पहले, जो उसकी ताकत की भयावहता को दर्शाता है। ऐसी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से फतेह को हरा सकती थी। मगर जब मुक्ति और फतेह ने आपस में वार किए तो पवन नगर के लोगों के चेहरे तुरंत उतर गए। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। मुक्ति को शुरू से ही दबाया गया। मुक्ति शुरू से ही बहुत गंभीर थी और उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। उसने अपनी ताकत को भी बिना किसी संकोच के दिखाया, फिर भी उसे दबाया जा रहा था। शुरुआत से ही फतेह ने आक्रामक तरीके से हमला किया, उसके मुंह के 1000 पाउंड की ताकत से झूल रहे थे, जिससे मुक्ति दब गई। मुक्ति जी, आप इतनी सुंदर हैं। अगर मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए आपको हार मानकर नीचे उतर जाना चाहिए, फतेह ने मुक्ति से कहा, मुंह के चलाते हुए। वह बेहद अभिमानी लग रहा था, जैसे कि उसने पहले ही मुकाबला जीत लिया हो। हम्फ, मुक्ति ने ठंडी सांस ली, उसका चेहरा बेहद उदास था। वह बहुत गुस्से में थी और इस बेशर्म आदमी को थप्पड़ मारकर दूर भगाना चाहती थी। हालांकि वह उसे हरा नहीं पा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह फतेह के मुक्कों और पैरों से दब रही थी। उसके पास रोकने और विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस आदान प्रदान के दौरान मुक्ति ने भी स्थिति का जायजा लिया था और पाया कि प्रतिद्वंद्वी का स्तर उससे कहीं अधिक था। वह शुद्ध शक्ति के मामले में नुकसान में थी और वह फतेह की तुलना में अनुभव में भी स्पष्ट रूप से कम थी। यही कारण था कि उसे दबाया जा रहा था और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। हालांकि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ओह, फतेह ने मुक्ति का हठीला भाव देखा, जैसे कि वह अभी भी डटी रहना चाहती थी। उसने अपने होंठ के कोने को मोड़ा, एक दुष्ट मुस्कान दिखाई और फिर कहा, चूंकि तुम हार मानने से मना कर रही हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। ये कहकर वह चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया और फिर मुक्ति की ओर फिर से तेजी से दौड़ा। एक शब्द प्रभाव, फतेह सीधे मुक्ति की ओर भागा। ये वही चाल थी जिसका इस्तेमाल उसने यशराज और नीलेश के खिलाफ किया था। इस चाल का उपयोग करने से फतेह की हमले की शक्ति 3 गुना बढ़ सकती थी। इसलिए फतेह का दिखने में साधारण सा मुक्का भी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था।
जब फतेह पीछे हटा तो मुक्ति को सांस लेने का मौका मिला, जिससे वह खुश थी, लेकिन उसकी ओर एक भयंकर गति का उछाल आया। उसने आगे देखा और तुरंत फतेह की हरकतें पहचान लीं। उसने फतेह के पिछले मुकाबलों में ये चाल देखी थी, और क्योंकि उसने अभी नीलेश का मुकाबला देखा था, इसलिए वह ये भी जानती थी कि इसे कैसे तोड़ना है। हालांकि फतेह की हरकतें बहुत तेज थीं। एक के बाद एक वार, मुक्कों और लातों के बाद उसने ऐसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया जिससे उसे बचने का समय ही नहीं मिला। धमाका! फतेह का मुक्का इस समय लगा और मुक्ति केवल खुद को रोकने के लिए तैयार हो सकी, लेकिन उसे तुरंत हवा में उछाल दिया गया। वह अखाड़े के किनारे तक जा गिरी। मंच से गिरकर मुक्ति तुरंत हठपूर्वक उठ बैठी। उसके होंठ के कोने से खून की एक बूंद धीरे धीरे बह रही थी। वह घायल हो गई थी। हालांकि मुक्ति की हालत यशराज से कहीं बेहतर थी। यशराज बेहोश हो गया था और उसने एक बड़ा घूंट खून उल्टी की थी, लेकिन मुक्ति न केवल बेहोश नहीं थी, बल्कि उसके मुंह से केवल एक बूंद खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि फतेह अभी भी महिलाओं का अधिक सम्मान करता था और उसने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। हालांकि इससे मुक्ति को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए मुक्ति ने फतेह को घूर कर देखा, फिर उस रेफरी के हाथ को झटक दिया जो उसे उठाने में मदद करना चाहता था। खुद खड़ी हुई और वापस अपनी टोली में लौट गई। फतेह विजयी। रेफरी ने उस हाथ को देखा जिसे झटक दिया गया था, कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर मुकाबले के परिणाम की घोषणा की। वाह! मुकाबले के परिणाम सुनकर पवन नगर में भीड़ एक बार फिर से गगनभेदी विस्मय से फट पड़ी और सभी के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। मुक्ति भी हार गई। क्या फतेह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उसने पहले ही हमारे पवन नगर के 3 लोगों के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। धिक्कार है। पलटवार करने में सक्षम हुए बिना मुंह पर थप्पड़ मारना इतना निराशाजनक है। क्या हम वास्तव में एक बनाम 5 के मुकाबले में हारने वाले हैं? असंभव है। अभी भी फनीश परीक्षार्थी और आर्यन बाकी हैं। वे ही असली ताकतवर हैं। ये फतेह क्या चीज़ है? मैंने अभी पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों को ये कहते हुए सुना कि फतेह उन लोगों में सबसे कमज़ोर है जिन्हें उन्होंने भेजा है। क्या हम वास्तव में इस बार पवन उत्सव नगर के उन लोगों से हारने वाले हैं? मैं बहुत गुस्सा हूँ। उनकी बातों पर विश्वास मत करो। ये फतेह इतना शक्तिशाली है। वह पवन उत्सव नगर में सबसे मजबूत परीक्षार्थी हो सकता है, लेकिन वह सबसे कमज़ोर भी हो सकता है। अगर वह है तो हम वास्तव में इस बार सफलतापूर्वक चुनौती दे दिए जाएंगे। मैं बहुत नाराज़ हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि फनीश परीक्षार्थी और आर्यन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पवन नगर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से उन पर टिकी हुई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चर्चाओं के बीच सम्राट वर्मा ने पवन नगर के लिए चौथे उम्मीदवार की घोषणा की, और यह चौथा उम्मीदवार सबको आश्चर्यचकित कर गया। ये फनीश परीक्षार्थी था। अगर उपस्थिति का क्रम कमज़ोर से मजबूत की ओर होता तो फनीश परीक्षार्थी सबके दिमाग में नंबर 1 था और उसे अंत में लाइन पर डटे रहने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह इस समय मंच पर था। फनीश परीक्षार्थी को अब जाने देना और आर्यन को अंतिम रूप में रखना, क्या इसका मतलब है कि आर्यन की ताकत फनीश परीक्षार्थी से भी ज़्यादा मजबूत है? ये सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कौन ज़्यादा मजबूत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वे पवन नगर को वापस जीत दिला सकें। नहीं तो पवन उत्सव नगर के लोगों के अभिमानी चेहरों को देखकर पवन नगर के लोगों को घुटन महसूस हो रही थी और वे बेहद असहज थे। फनीश परीक्षार्थी जोर लगाओ। युवा मालिक फनीश परीक्षार्थी, आप सबसे सुंदर हैं, हम हमेशा आपसे प्यार करेंगे। फनीश परीक्षार्थी जोर लगाओ। पवन उत्सव नगर के बच्चों को पता चले कि हम कितने शक्तिशाली हैं। फनीश परीक्षार्थी, तुम हमेशा पवन नगर में युवा पीढ़ी के नंबर 1 रहोगे। आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फनीश परीक्षार्थी अखाड़े में कूदा और पवन नगर के लोग उसका उत्साह बढ़ाने लगे। मूल रूप से उसकी लोकप्रियता पहले से ही अच्छी थी और वह पवन नगर की महिलाओं की आंखों में एक राजकुमार जैसा था। अब जब वह पवन नगर का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो इससे उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। पवन नगर पहले ही लगातार 3 मुकाबले हार चुका था, जबकि पवन उत्सव नगर ने केवल एक व्यक्ति को भेजा था। इस समय पवन नगर के लोगों को अपने दिलों की उदासी को दूर करने के लिए तत्काल एक जीत की आवश्यकता थी, और फनीश परीक्षार्थी उन्हें ये जीत दिला सकता था। तुम इस योग्यता परीक्षा में पवन नगर के नंबर 1 हो। मुझे लगता है कि यह बस इतना ही है। जब फतेह ने मंच पर फनीश परीक्षार्थी को मिली तालियां सुनी तो उसके होंठ ऊपर उठ गए और उसने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ कहा। फतेह ने अभी पवन नगर के लोगों की बातें सुनी थीं और फनीश परीक्षार्थी की प्रतिष्ठा के बारे में पता चला था, लेकिन उससे पहले वह फनीश परीक्षार्थी को बिल्कुल नहीं जानता था। बस इतना ही। यह मत सोचो कि तुम कुछ नौसिखियों के खिलाफ जीतकर अभिमानी हो सकते हो। मेरे लिए उन्हें हराना भी आसान है, फनीश परीक्षार्थी ने अपनी बाहों को मोड़कर अहंकारपूर्वक कहा।
आओ मुझे देखने दो कि पवन नगर में युवा पीढ़ी का नंबर 1 विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली है, फतेह ने उदासीनता से कहा, अपनी उंगली से इशारा करते हुए। दोनों में टकराव होने वाला था और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक शब्द प्रभाव। फतेह सबसे पहले फनीश परीक्षार्थी की ओर तेजी से दौड़ा। अभी भी वही चाल, एक सीधी रेखा का प्रभाव, सुपर तेज गति का उपयोग करके मुके को कई गुना शक्ति के साथ विस्फोटित करना। इस चाल का सामना करने पर निपटने का तरीका नीलेश की तरह भटकना और चकमा देना होना चाहिए। ये सबसे अच्छा विकल्प है और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है। हालांकि इस समय फतेह की शक्तिशाली चाल का सामना करते हुए फनीश परीक्षार्थी का चकमा देने का कोई मतलब नहीं था, जैसे कि वह फतेह से सिर लड़ना चाहता हो। हम मौत को दावत दे रहा है। जब फतेह ने फनीश परीक्षार्थी की हरकतें देखीं तो उसके दिल में एक मुस्कान आई और उसके पैरों के नीचे की हरकतें थोड़ी और तेज हो गईं। इस समय फनीश परीक्षार्थी भी चला, लेकिन उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपनी खुद की मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया। 3 प्रतिभा विनाश हथेली। धमाका। फनीश परीक्षार्थी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और थप्पड़ मारा। एक शक्तिशाली हवा की लहर भी उसकी बांह के विस्तार के साथ फैल गई, जो उसकी ओर तेजी से दौड़ रहे फतेह से टकराए। जब उसने थप्पड़ मारा तो उसकी हथेली में 3 अलग अलग रंगों की रोशनी जली, पीला, नीला और लाल, जो काफी शानदार थे और बहुत असाधारण लग रहे थे। वास्तव में सिर से सिर लड़ने जा रहा है। जैसा कि फनीश परीक्षार्थी से उम्मीद थी, वह गर्व से भरा हुआ है। जब सबने फनीश परीक्षार्थी की हरकतें देखीं तो उन्होंने न केवल उसे मूर्ख कहकर डांटा नहीं, बल्कि इसके बजाय उसे अंगूठा दिखाया। एक मजबूत व्यक्ति क्या होता है? यह एक मजबूत व्यक्ति होता है, ये जानते हुए कि प्रतिद्वंद्वी की चाल बहुत मजबूत है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए इस शक्तिशाली वार के नीचे कड़ी टक्कर देना चाहता है। ऐसे कार्यों ने अधिकांश लोगों की तालियां बटोरी। बेशक ऐसे भी लोग हैं जो इसे तुच्छ समझते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। दिमाग रहित प्रशंसकों के लिए फनीश परीक्षार्थी की हरकतें एक मजबूत व्यक्ति की हैं, लेकिन कुछ तर्कसंगत लोगों के लिए फनीश परीक्षार्थी की हरकतें बहुत मूर्खतापूर्ण हैं। जीतने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली वार में अपनी अनम्यता और अहंकार को साबित करने पर जोर देना वास्तव में निराशाजनक है। धड़ाम। फतेह का मुक्का फनीश परीक्षार्थी की हथेली से टकराया। दोनों के बीच भयंकर टकराव के केंद्र से एक शक्तिशाली हवा की लहर फूटी और फिर चारों ओर लहरदार हो गई। बूम। थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज आई और दोनों को एक ही समय में दर्द महसूस हुआ। फतेह 5 कदम पीछे हटा और फनीश परीक्षार्थी भी 5 कदम पीछे हटा। वास्तव में इसे रोक लिया। फतेह का हमेशा सफल न होने वाला और हिंसक मुक्का वास्तव में फनीश परीक्षार्थी ने रोक लिया। दोनों बराबर पर लड़े। वाह, मुझे पता था कि फनीश परीक्षार्थी प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को झेल सकता है। मुझे अभी थोड़ी चिंता थी। हालांकि मेरा मानना था कि युवा मालिक फनीश परीक्षार्थी प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को झेल सकता है। फतेह के मुक्के ने आखिरकार हमारे पवन नगर के 3 परीक्षार्थियों को हराया है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब सौभाग्य से उसने इसे झेल लिया। युवा मालिक फनीश परीक्षार्थी कमाल है। फनीश परीक्षार्थी जाओ, उस आदमी को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों की ओर से तालियों की बौछार हुई। सब बहुत खुश थे कि फनीश परीक्षार्थी ने फतेह के शक्तिशाली मुक्के को रोक लिया। और फतेह ने भी फनीश परीक्षार्थी को देखा और मुस्कुराया। बुरा नहीं, पवन नगर में युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति में वास्तव में कुछ कौशल हैं और वास्तव में मुझसे सिर से सिर लड़ सकता है। लेकिन फतेह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और फिर कहा, हालांकि ये बस इतना ही है। एक चाल के लिए सिर से सिर लड़ने का क्या मतलब है? कुछ चालों के लिए भी सिर से सिर लड़ना कोई समस्या नहीं है। ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो इस तरह का हमला बेकार है। अपना असली कौशल दिखाओ, फनीश परीक्षार्थी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। लेकिन उसने ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में उसने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा। ये लानत का अहंकार, सिर से सिर लड़ने का क्या मतलब है? अभी का वार समान रूप से मेल खाता हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में फनीश परीक्षार्थी हार गया था। वह लगभग एक घूंट खून थूकने वाला था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे वापस निगल लिया और उसका चेहरा शांत था और दूसरों ने उसे नहीं देखा। ये फतेह वास्तव में शक्तिशाली है। अभी का वार वास्तव में भयावह था। फनीश परीक्षार्थी को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो वह सिर से सिर नहीं लड़ता। वह नीलेश से सीखता और किनारे की ओर चकमा देता और वह पलटवार करके फतेह को घायल कर सकता था। लेकिन इस समय फतेह न केवल किसी गंभीर स्थिति में नहीं है, बल्कि वह खुद घायल है। इसने फनीश परीक्षार्थी को बहुत असहाय कर दिया। हालांकि चेहरे के लिए वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। असली कौशल, ठीक है, तुम्हें भी मेरे असली कौशल का उपयोग करने के लायक होना चाहिए।
फतेह ने फनीश परीक्षार्थी को 2 बार देखा, फिर धीरे से अपना पैर उठाया और कहा, वास्तव में मेरी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे पैरों में है। यह एक उच्च श्रेणी का गूढ़ स्तर का मार्शल आर्ट है और यह उच्च श्रेणी के गूढ़ स्तर के मार्शल आर्ट में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक है। तुम्हें इस चाल के तहत हारने पर गर्व होना चाहिए। जैसा कि उसने कहा, फतेह के मुंह का कोना मुड़ गया जैसे कि वह उपहास कर रहा हो। फिर उसकी आकृति तेजी से फनीश परीक्षार्थी की ओर दौड़ी। एक शब्द क्षैतिज उड़ती लात। स्विश। जब वह फनीश परीक्षार्थी से अभी भी 3 मीटर दूर था तो फतेह ने अपने दाहिने पैर को क्षैतिज रूप से उठाया और फिर गति का उपयोग करके फनीश परीक्षार्थी की ओर फिसलकर लात मारी। ये लात बहुत साधारण लगती है, उतनी ही साधारण जितनी फतेह ने पहले एक शब्द प्रभाव का उपयोग किया था। हालांकि कोई भी इसकी शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार यशराज, नीलेश और मुक्ति सभी ने फतेह के नुकसान को सहा है और जानते हैं कि उसकी दिखने में साधारण चालों में अक्सर अतुलनीय शक्ति होती है। फनीश परीक्षार्थी भी जानता था कि फतेह की चाल निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर दिखाई देती थी। इसके अलावा ये कहा गया था कि फतेह वर्तमान में एक बूढ़ रैंक उच्च ग्रेड मार्शल कला का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ा और उसने अपने फिनिश परिवार की सबसे शक्तिशाली मार्शल कला 4 दिशा स्वर्ग विनाश हथेली का इस्तेमाल किया। 4 दिशा स्वर्ग विनाश हथेली एक बूढ़ रैंक मध्य ग्रेड मार्शल कला थी। जब इसे निष्पादित किया जाता था तो यह 4 रंग की रोशनी उत्सर्जित करती थी और दुश्मन को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली वायु प्रवाह के साथ होती थी, जिससे इसकी शक्ति अत्यंत जबरदस्त होती थी। हालांकि 4 दिशा स्वर्ग विनाश हथेली केवल बूढ़ रैंक मध्य ग्रेड थी, जो फतेह की मार्शल कला से एक रैंक नीचे थी। इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बूढ़ रैंक मार्शल कलाओं के भी अपने फायदे और नुकसान थे। हालांकि फतेह की मार्शल कला उच्च ग्रेड की थी, इसकी शक्ति फनीश परीक्षार्थी की तुलना में जरूरी नहीं कि ज्यादा मजबूत हो। इसके अलावा ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता था, जिसका मार्शल कला पर अधिक महारत थी और जो इसे पूर्णता के साथ उपयोग कर सकता था, वह मार्शल कला की सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। इसलिए इस टकराव में कौन जीतेगा यह अभी भी अज्ञात था। बूढ़ रैंक मध्य ग्रेड मार्शल कला ज्यादा शक्तिशाली थी या बूढ़ रैंक उच्च ग्रेड मार्शल कला ज्यादा शक्तिशाली थी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसने बेहतर प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली, अपनी सांसें रोक लीं और इस प्रतियोगिता को ध्यान से देखा। ये कहा जाना चाहिए कि यह प्रतियोगिता काफी रोमांचक थी। हालांकि दोनों ने शुरू से लेकर वर्तमान तक केवल 2 चालों का आदान प्रदान किया था। उन चकाचौंध करने वाली चालों की तुलना में दर्शकों ने इस तरह की पूरी ताकत वाली प्रतियोगिता को पसंद किया जहां एक चाल परिणाम निर्धारित करती थी। आखिरकार कौन मजबूत था और कौन कमजोर, यह एक नज़र में देखा जा सकता था, लेकिन वे उस तरह की चकाचौंध वाली लड़ाई को समझ नहीं पाते थे। 4 दिशा स्वर्ग विनाश हथेली। फनीश परीक्षार्थी ने जोर से चिल्लाया। उसकी तर्जनी उसकी हथेली पर दबी हुई थी। उसकी हथेली खड़ी हो गई और फिर उसने फतेह की ओर तेजी से मारा। मुक्का मारने से पहले उसने पहले ही उस चोट से होने वाले दर्द को अनदेखा कर दिया जो उसे अभी फतेह से मुक्का लगने से मिली थी। धड़ाम। जोरदार हवा की लहर के बीच फनीश परीक्षार्थी की हथेली और फतेह की उड़ती लात आपस में टकराए और एक बार फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवा की लहरें तेजी से फैल गईं, अखाड़े की सुरक्षात्मक सीमाएं जोर से हिल गईं। इस बार फतेह को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन फनीश परीक्षार्थी 5 कदम पीछे हट गया। फनीश परीक्षार्थी का मुंह फिर से फटा और वह लगभग एक घूंट खून थूकने वाला था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे वापस निगल लिया। उसका चेहरा शांत बना रहा। इस बार से दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया था। फतेह मजबूत था। फतेह ने जीत हासिल की। फनीश परीक्षार्थी को भी फतेह ने आसानी से हरा दिया। उसकी हथेली में गंभीर दर्द था और उसके आंतरिक अंग बुरी तरह हिल गए थे। फनीश परीक्षार्थी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं हार मानता हूँ, ये कहकर फनीश परीक्षार्थी जोर से हाँफने लगा और वह लड़खड़ाता हुआ वापस लौट गया। फतेह विजयी। रेफरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के परिणाम की घोषणा की, क्योंकि यह स्पष्ट था कि फनीश परीक्षार्थी ने पहले ही हार मान ली थी और फतेह अभी भी आत्मविश्वास से खड़ा था। इस परिणाम ने पवन नगर के लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। क्या फनीश परीक्षार्थी भी हार गया? ये कैसे संभव है? युवा मालिक फनीश परीक्षार्थी हमारे पवन नगर में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह कैसे हार सकते हैं? ये फतेह इतना मजबूत क्यों है? वह पहले ही हमारे 4 परीक्षार्थियों को हरा चुका है। हे भगवान, अगर फनीश परीक्षार्थी भी हार गया तो हमारे पास केवल आर्यन ही बचा है। वह भी अगर हार गया तो अब पवन नगर का क्या होगा? हम एक बनाम 5 से हार गए हैं। अब हम दूसरे नगरों के सामने कैसे सिर उठा पाएंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फतेह इतना मजबूत क्यों है? मुझे लगता है कि फतेह हमारे सभी परीक्षार्थियों में सबसे मजबूत होना चाहिए। पवन उत्सव नगर ने हमें धोखा देने के लिए कहा कि वह सबसे कमजोर है।
नहीं, अगर वह सबसे मजबूत होता तो उसे पहले नहीं भेजा जाता। क्या ये हो सकता है कि पवन उत्सव नगर के पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं? मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर फतेह वास्तव में पवन उत्सव नगर के परीक्षार्थियों में सबसे कमजोर है तो हम इस बार बुरी तरह से हारने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा पवन नगर निराशा और निराशा से भर गया क्योंकि पवन नगर ने लगातार 4 मैच हार लिए थे और अब केवल अंतिम व्यक्ति आर्यन बचा था। हर कोई अपनी उम्मीदें आर्यन पर टिका रहा था। आर्यन की जीत ही पवन नगर की प्रतिष्ठा को बचा सकती थी।